ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली आपकी क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर ही है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन में मैम क्या क्या हमारे चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली आपके फूड में मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है एंड फैट होता है। ये क्या करता है बेसिकली, फूड जब मैम स्टमक में आ जाता है तो उसको फर्दर ईसोफेगस में जाने से रोकता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है आपका। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पहली क्लास है बायोलॉजी में यहाँ पे इन NACJS। एंड बायोलॉजी में जो हमने सबसे पहले यूनिट पिक करी है दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। माय नेम इज़ अंजलि एंड विल गोइंग टू स्टार्ट विद दिस अमेजिंग चैप्टर टुडे, द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में बच्चों को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे नाम आ गए हैं, याद नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। एक्चुअली हम आराम से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम एंड में आ जाएंगे मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ डाइजेस्ट हुई या एब्जॉर्ब हुई, आप खुद उसको बता पाएंगे। एब्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा कोई फिनोमेना नहीं है पर डाइजेशन का है। इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं आज एंड इसके बाद अदर चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि NACJS हम क्लास 9th में देते हैं बेसिकली, बट उसमें क्लास 10th और 9th दोनों का सिलेबस आता है। ऑल्सो क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, दोज ऑल आर रिलेटेड टू क्लास 11th का जो NCERT है उससे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली आपकी क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर ही है एंड इसमें डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जिसमें हार्ट आता है, आपका एक्सक्रीशन होता है, एज वेल एज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी ले रहे हैं जिसमें हमारा ब्रेन, न्यूरॉन्स एज वेल एज हमारे हार्मोन्स आते हैं। इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं एंड आई होप आपको अच्छा लगे ये पर्टिकुलर अपना चैप्टर। आज का जो हमारा लेक्चर है अच्छा लगना चाहिए। प्लस एडेड ऑन हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि नो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। अगर अच्छे से हमने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जस्ट जब आप पढ़ रहे हैं फुल ऑन कंसंट्रेशन से पढ़ना। अगर आप इधर उधर आपका ध्यान है तो लीव इट, थोड़ी देर बाद पढ़ लो। फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए एंड ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया और हमें आ गया है। यू हैव टू स्टडी आफ्टर ऑनवर्ड्स एज वेल। फाइन। क्वेश्चंस जो हैं आप गेस करेंगे, आप आंसर बताएंगे, ठीक है। हम पॉज लेंगे, देखेंगे किसने क्या आंसर हमारे पास आया हमारे दिमागों में। प्लस एडेड ऑन हम और क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ें होना बेटा तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नेम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन बेसिकली, ये न्यूट्रिशन के अंदर आता है। न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअली? न्यूट्रिशन हमारा जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट वो होता है न्यूट्रिएंट एंड इस इनटेक को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपके बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, आपको पता होगा उनके बारे में, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। कुछ ऐसे हमारे जैसे होते हैं जो उन पर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड रिक्वायरमेंट और द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। सो अगर मैं न्यूट्रिशन को डिफाइन करूं तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिफाइन कर सकती हूं। वन इज ऑटोट्रॉफ एंड अदर वन इज हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में फर्दर और आपकी क्या है क्लासिफिकेशंस है। ऑटोट्रॉफ में आपके आते हैं फोटोट्रॉफ, जैसे आपके प्लांट्स, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ एज वेल एज दे आर प्रोड्यूसर्स, ओके। कुछ हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ बेसिकली क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ अपना खाना अगेन खुद बनाते हैं, बट यहाँ पे कौन रिक्वायर्ड होता है? यहाँ पे लाइट रिक्वायर्ड होती है बच्चे, सनलाइट एज यू ऑल नो। एंड यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ में आपके नाइट्रोजन बैक्टीरियाज आ गए या फिर सल्फर बैक्टीरियाज हो गए, ये सब आते हैं बेटा इसमें, ठीक है। बट इनके लिए लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कुछ केमिकल्स चाहिए। इफ दोज केमिकल्स आर देयर दे विल एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड।
हेट्रोट्रॉफ में फर्दर बहुत क्लासिफिकेशन है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम फॉलो करते हैं। इसमें फर्दर 5 स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ जैसे आपके मशरूम्स हो गए, ईस्ट हो गया, दे ऑल आर सेप्रोट्रॉफ। होलोजोइक में ह्यूमंस है बेटे। इसके अलावा आता है पैरासाइट। पैरासाइट डिपेंड करते हैं होस्ट पे, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे लीच है, अमरबेल है, दीज ऑल आर पैरासाइट्स। इसके अलावा हमारे पास आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक में होता है जब दो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, मतलब मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे लाइकिन या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया आप ले लो। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, आपके पल्सेस हो गए, इनके रूट्स में रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है। बैक्टीरिया वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करता है, प्लांट को देता है, प्लांट का फायदा हो गया। ठीक है, एंड प्लांट ने क्या करा मैम, इन रिटर्न उसको शेल्टर दिया। ठीक है, उसको शेल्टर दिया, खाना दिया, तो मैम दोनों मिलजुल के साथ में रह रहे हैं। लाइकन होता है एल्गी और फंगस का एसोसिएशन, एल्गी प्लस फंगस का एसोसिएशन होता है लाइकन। ठीक है, एल्गी अगेन खाना बनाएगा और फंगस अगेन उसकी हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, तो दोनों मिलजुल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ आपने बचपन से पढ़ा है, हम प्लांट्स को बोलते हैं। बेसिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस है। न्यूट्रिशन में आपके फर्दर अगर मैं बात करूँ, न्यूट्रिशन में मैम क्या क्या हमारे चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली आपके फूड में मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है एंड फैट होता है। यही मेजर मैम, यही तो हमें करना है। हमने जो खाना खाया वो था कॉम्प्लेक्स, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल। ठीक है, हम आरा बेसिक टास्क डाइजेशन में क्या है, टास्क समझो। हमारा टास्क है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू सिंपल फॉर्म। मैम सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन तभी होगा जब सिंपल फॉर्म होगी। मैम हम सिंपल फूड ही क्यों नहीं खा लेते हैं, अवेलेबल ही नहीं है। आपके प्लांट्स खाना बनाते हैं, आप खुद तो बनाते नहीं हो। बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैम मैगी तो हम बनाते हैं, वैसा खाने की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल फूड हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट है। हम हेट्रोट्रॉफ से, वी आर डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑन ऑटोट्रॉफ। अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। ओके, अब प्लांट्स जब स्टोर करते हैं उस फूड को, दैट इज इन द कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म, वही आप खाओगे। वही खाओगे तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या काम करते हैं, देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ओके, न्यूट्रिशन डाइजेशन में अगर हम देखें तो 2 प्रोसेसेस चल रही हैं, एक है मैकेनिकल, एक है बायोकेमिकल। मैकेनिकल मतलब आपने खाना खाया, खाने के बाद उसको दांतों से अच्छे से मैस्टिकेट किया, ये मैकेनिकल प्रोसेस हुई। लेकिन बॉडी में अंदर जब डाइजेशन जितना भी चल रहा है, आपका एंजाइम्स ने एक्ट करा, ये वो सारी चीज़ें कम अंडर द बायो, मतलब लिविंग, और केमिकल मतलब जहाँ पे आपके कोई भी केमिकल यूज हो रहे हो। एंजाइम्स आर ऑल्सो केमिकल इन नेचर। ठीक है, प्रोटीनेशियस होते हैं ऑल द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, बट उनका काम जो है वो केमिकल, आपका जो रिएक्शन है ना इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, वही वाला काम है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपकी बॉडी इज लाइक ट्यूब, दिस इज अ पाइप। एलिमेंट्री कैनाल एक और पाइप है, ये बड़ा पाइप है, इसमें मैं एक छोटा पाइप अगर डाल दूं, आपने देखा हो कभी एक बड़ा पाइप उसमें छोटा पाइप, वही है आपके एलिमेंट्री कैनाल। ये एक बाहर एक ट्यूब है, अंदर एक और ट्यूब है, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हो। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है एंड एनस पे एंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल में मैम, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, बट स्टमक तो मैम ऐसा होता है, जे शेप्ड होता है। बेटा एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब ही है, वही कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ अलग अलग जगह पे उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। कहीं पर वो बैग जैसी बन गई है टू फॉर्म योर स्टमक, कहीं पर मैम उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या दिख रही है मैम, हमें दिख रही है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं इन डाइजेशन, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पढ़ेंगे इनके बारे में अभी, जस्ट हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं चीज़ों का।
आपका लिवर है, पैनक्रियास। एसोसिएटेड मतलब ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डिफरेंट स्पेसेस पे ये अटैच्ड हैं एंड ये अपनी अपनी सिक्रेशन बेसिकली आपके एलिमेंट्री कैनाल में देते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, डाइजेशन अच्छे से हो पाए। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड इट विल एंड इनटू एनस। तो ये एक ट्यूब है, इस अलाइनमेंट को ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हैं। ट्यूब हमारा आउटर स्ट्रक्चर, इसके अंदर की ट्यूब हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। अब डाइजेशन पे आते हैं। डाइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप है जो हम ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं दैट इज इंजेशन। पहली बात तो ह्यूमंस कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें फर्दर क्या स्टेप है? पहला स्टेप है बच्चों इंजेशन। इंजेशन इज नथिंग, आपने खाना फट से आपने खाना लिया और ऐसे खा लिया, दिस इज इंजेशन। आप खाना लो और उसको माउथ में जब आप डालो, दिस इज इंजेशन, इसको इंजेशन बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन। देन आता है आपका सेकेंड स्टेप डाइजेशन। इसको अब खा लिया है तो मैम पचाना तो पड़ेगा। देन आता है आपका अब्जॉर्प्शन, पचा लिया है तो मैम अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देन आता है आपका एसिमिलेशन, मैम जब सब काम हो ही गया है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज कर लिया जाए। एंड लास्ट में मैम जो रिमेनिंग है उसको क्यों ना रिमूव कर दिया जाए। तो बस 5 स्टेप छोटे छोटे से, ठीक है। इंजेशन, खाना खाया, डाइजेशन पचाया, अब्जॉर्प्शन मैम बॉडी के अंदर अदर पार्ट्स में भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन से, असिमिलेशन मैम यूटिलाइज कर दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड जो रिमेनिंग बचा हुआ है इंजेशन के थ्रू उसको हमने रिमूव आउट कर दिया है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होता है। तो वी आर बिगिनिंग विद द डाइजेशन पार्ट। अगर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ, इसमें लेबलिंग करते हैं थोड़ी, देखते हैं चीज़ों को कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले होता है बच्चों हमारा माउथ। माउथ बाउंडेड बाय है लिप्स, अपर एंड लोअर लिप से बाउंडेड होता है। अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलती है ओरल कैविटी, ठीक है। इस कैविटी में क्या है? आपकी टंग है, आपके टीथ प्रेजेंट हैं। इससे आगे यहाँ पे जाते हो एक कॉमन पैसेज होता है, इसको बोलते हैं बच्चा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। यहां से ट्रैकिया चालू हो जाता है, दिस इज ट्रैकिया। ऑल्दो ट्रैकिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बट लिख लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड हेयर इट इज ईसोफेगस। फाइन, ईसोफेगस प्रेजेंट है, 25 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। देन आपका जे शेप्ड आता है यहाँ पे स्टमक। स्टमक से आगे यहाँ से शुरू हो जाता है बच्चों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं बेसिक नाम लिख रही हूँ अभी, ठीक है। आगे भी मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है बट मैं चाहती हूँ आप इसको यहीं पे याद कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट हैं बेटा, क्या क्या हैं ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं बता रही हूँ। DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। These are the 3 part of small intestine starting from duodenum, then jejunum, then ileum. Duodenum जो है ना ये पार्ट है, ये अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो ये पार्ट, so this part is duodenum, this C-shaped part is duodenum. आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिवर भी अपनी सिक्रीशन यहीं दे रहा है मैम और पैनक्रियाज भी दे रहा है। सो बेसिकली duodenum में ही दोनों एसोसिएटेड ग्लैंड जो है लिवर एंड पैनक्रियाज अपनी सिक्रीशन देते हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन पर्पस। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली मैम लार्ज इंटेस्टाइन ही होना चाहिए। सो दिस पार्ट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर इसके भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओपनड अप, यानी इलियम और सीकम एसोसिएटेड होंगे। सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। ये 3 पार्ट हैं। रेक्टम स्टोरेज पार्ट होता है एंड लास्ट में यहाँ आपके पास प्रेजेंट है एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट थ्रू विच वी आर एबल टू डिफिकेट द फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। दिस इज लिवर। अभी डिटेल में पढ़ेंगे लिवर को।
and this is pancreas. Here the salivary glands are present. अभी आगे है, मैं डिटेल में आपको उनको दिखा देती हूँ, ठीक है. इतनी बातें क्लियर हैं. माउथ, बक्कल कैविटी जिसमें टीथ हैं, आपका टंग प्रेजेंट है. देन फारिंग्स द कॉमन पैसेज, ईसोफेगस मैम इसी को फूड पाइप बोला जाता है, और ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है. देन स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलोन, रेक्टम, DJICCR, ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम. कोलोन फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन में. ये फर्दर डिफरेंशिएशन है आपके कोलोन का. आई होप इतनी बातें क्लियर हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एलिमेंट्री कैनाल, अगेन हमने वही सारी बातें एक फ्लो चार्ट में लिख दी है कि माउथ से फारिंग्स में गए, फारिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. वन मोर थिंग, हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे ना कुछ आपके स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, वॉल्स प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या नहीं होने देते हैं, मूवमेंट नहीं होने देते हैं किसी भी जगह से दूसरी जगह पे फूड का. मतलब अगर मेरे स्टमक में फूड आ गया है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैम वो फर्दर ईसोफेगस में चला जाए या मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं यहाँ पे, हम यहीं पे मार्क कर लेते हैं. जो हमारा स्टमक होता है और जो हमारा ईसोफेगस होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो. गैस्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू स्टमक, ओके. गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर. ये क्या करता है, बेसिकली फूड जब मैम स्टमक में आ जाता है तो उसको फर्दर ईसोफेगस में जाने से रोकता है. यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है आपका, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वॉल्व. इट्स एक्ट एज स्फिंक्टर इज नथिंग, इज जस्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एंड वॉल्व इज लाइक दिस. दोनों का काम सेम है, आपका जो फूड है उसको प्रोपेल होने से रोकना टू द अदर साइड ऑफ द बॉडी. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इलियोसिकल वॉल्व. ये फ्लो ऑफ फूड को रोकेगा फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. इतनी बातें अगर यहाँ पे याद हो गई हैं तो हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अब आगे की बातें. ये हमने पढ़ लिया, सेम चीज़ लिखी हुई है. डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. मैम एनस में एंड होता है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है. एनस से तो हम रिमूवल करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है मैम, स्टमक, माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने सब डाइजेस्ट कर लिया. कैसे कर लिया, क्या क्या किया, सारी बातें कर लेते हैं. आज लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉमन पैसेज, फारिंग्स अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है. ये सब चीज़ें आपको याद रखने के लिए है बेटा, इनको याद रखनी है. फारिंग्स कॉमन पैसेज होता है. विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, एंड फूड पाइप की ओपनिंग को गलट बोलते हैं. अब तुम यहाँ पे एक बात समझो, अगर ये एक पाइप है तो इसकी ओपनिंग भी तो होगी, कहीं तो ओपनिंग होगी ना भाई. उस ओपनिंग के अलग अलग नाम है. विंड पाइप के ऊपर है तो ग्लॉटिस बोल दो, एंड फूड पाइप के ऊपर है तो गलट बोल दो, सिंपल. अब जो ग्लॉटिस होता है मैम, ऐसा क्यों नहीं होता कि मैम जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है ना विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता, दोनों ही ओपनिंग साथ में प्रेजेंट है. ऐसे ऐसे दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है हमारे पास, क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या करता है, कवर करता है ग्लॉटिस को. इट्स अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कवर कर लेता है जब आप स्वैलोइंग ऑफ फूड करते हो, ताकि फूड एंटर ना हो इनटू द ट्रैकिया, ठीक है. ये हमने क्या करा मैम, हमने अभी देखा कि हमने अभी फूड लिया है, हमने थोड़ा सा देखा कि मैम इंजेक्शन कुछ होता है, हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करी है. अभी हम आगे देखते हैं कि हमारे माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. तो हमारे माउथ में प्रेजेंट है टिथ एंड टंग बेसिकली. सो टिथ की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ पे. तो दिस इज ओपनिंग, ठीक है, ईदर ऑफ विंड पाइप और फूड पाइप. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ प्रेजेंट है. टोटल टिथ होते हैं 32. आपने सुना होगा ऐसा है ना कि 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं.
ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है, पहले देख लेते हैं अरेंजमेंट है क्या एक्चुअली। ये जो दांत है इस वाले टीथ का नाम है इंसीजर। देन उसके बगल में जो प्रेजेंट है ये है कैनायन, दिस इज प्रीमोलर, ऐसे ही याद रखने हैं आपने लाइन से, एंड दिस इज मोलर। ठीक है, इंसीजर्स ये वाले टीथ हैं जो सामने यहाँ पे 4 दांत है ना आगे सामने वाले, दीज आर इंसीजर्स। इसके बगल बगल में एक इरप्टेड हुआ 1 चारों तरफ है, उसको बोलते हैं कैनाइन। देन आगे जाओगे थोड़ा सा माउथ में तो यहाँ पे आपके प्रीमोलर प्रेजेंट है एंड देन मोलर प्रेजेंट है। प्रीमोलर का नंबर होता है 2 ऑन वन साइड, 2 2 2 8, एंड जो मोलर्स होते हैं वो 3 होते हैं, 3 6 9 12, टोटल 12 होते हैं आपके मोलर्स। ठीक है, अब जो मोलर होते हैं और ये जो प्रीमोलर होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें होती हैं वो बात करते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं इंसीजर, ऐसे याद रखना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ऐसे ही याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमने देख लिए। अब मैं कुछ बातें आपको यहीं पे बता देती हूँ। आपके जो इंसीजर्स होते हैं बेटा, आई इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर फॉर पीएम एंड मोलर फॉर एम। ओके, जब आप छोटे होते हैं तो आपने सुना होगा आपके मिल्क टीथ होते हैं, या इनको टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हो, एंड जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और ये टूट गए तो फिर खराब है बेटा, है ना, फिर आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे, फिर दांत नहीं आने वाले हैं। तो लड़ाई वड़ाई ना करें, दांत ना तोड़वाएं, है ना। मिल्क टीथ में क्या होता है बेटा, मिल्क टीथ में इंसीजर्स होते हैं क्या, हाँ। अब देखो मैंने बोला, अच्छा एक काम करते हैं, अपने माउथ को ना 2 पार्ट में तो भगवान ने डिवाइड करा है, अपर एंड लोअर, हम 4 में कर लेते हैं। हम बीच में भी एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर लेते हैं, ये एक पार्ट मैम, ये एक पार्ट, अपर के 2 पार्ट, लोअर के 2 पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ इस पार्ट की, तो इसमें मेरे इंसीजर्स कितने हैं मैम, 2। तो टोटल देखोगे तो कितने हो गए, 2 × 4 करोगे तो 8। तो इंसीजर्स बचपन में भी 8 थे मैम, बड़े होके भी 8 हैं। कैनायन एक ऑन 4 साइड्स, तो 4 हो गए, है ना। तो बचपन में भी 4 थे, अभी भी 4 है, बताओ। प्रीमोलर्स इसके फर्दर आगे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोलर्स 2 होते हैं एक साइड में, 2 4 6 8 लिख देते हैं, बचपन में भी और अब भी। बचपन में तो कुछ टीथ कम नहीं होते हैं बच्चों, बिल्कुल होते हैं। तो ये 8 नहीं होते हैं, ये होते हैं 0। प्रीमोलर्स बचपन में नहीं होते हैं। तो मैम हमने तो देखा था हमारे यहाँ पे टीथ थे, हम चॉकलेट खाते थे उनसे, वो मोलर्स थे। सो यहाँ पे होते हैं मोलर्स, और मोलर्स भी कितने होते हैं आपके, 2 2 4 6 8 टोटल। पर टोटल मोलर्स कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, टोटल 12। यानी जब आप बड़े हो जाते हो तो रिमेनिंग बचे हुए ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल काउंटिंग करोगे तो 20 आएगा, और इधर करोगे तो 32 आएगा। ठीक है, सो हुआ क्या, हमने देखा कि किस तरीके से बचपन में हमारे पास प्रीमोलर्स नहीं थे, बड़े होने के बाद प्रीमोलर्स मिले हैं। ठीक है, और मोलर्स में भी मैम जो 4 हैं वो भी बड़े होने के बाद मिले, बचपन में 8 ही थे, है ना। तो ये जो 4 मिलते हैं ना बड़े होने के बाद, इनको बोलते हैं विजडम टूथ। बोलते हैं ना अकल आ गई हमें, अक्ल डाड आ गई है हमारी, हम तो इंटेलिजेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, विजडम टूथ आ गया हमारे पास। कुछ नहीं आया है, उस दांत का कुछ काम भी नहीं है अभी, है ना, वेस्टिजियल बोल सकते हो ना, खाने चबाने में कोई काम नहीं आता उसका। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंसीजर्स, अगेन मैं बोल रही हूँ अपर लोअर एंड इमेजिनरी, इस पोर्शन की सिर्फ यहाँ पे बात की जा रही है। तो इंसीजर्स कितने हुए, 2, कैनाइन कितने हुए, 1, प्रीमोलर मैम 2 एंड मोलर 3। अब डेंटल फॉर्मूला यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली जब आप डेंटल फॉर्मूला लिखते हो तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि आप क्या करना, इनको ऐसे ही याद रखना, प्लस नीचे अगेन इनको दोबारा लिख देते हैं। मैम ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये 1 यहाँ पे जो ये एक पार्ट है ना, इसको डिफाइन कर रहा है, और ये लोअर पार्ट को। तो ये एक पार्ट हो गया, या तो आप इसको × 2 कर दो, अदरवाइज यहाँ पे दोबारा ये फॉर्मूला लिख दो, सेम ही बात है। ठीक है, इतनी बात आती है समझ। अभी अगर कैलकुलेशन करोगे तो 2 + 1 is 3 एंड 3 + 2 is 5 एंड 5 + 3 is 8। तो मैम अगर इन सब का टोटल करें 2 + 1 + 2 + 3
तो ये आ जाएगा 8। ये कहाँ के टीथ आए, एक साइड अपर जॉ के, लोअर के निकालो मैम ये भी 8। अब लोअर इधर भी सेम इंटू 2 कर दें, इंटू 2 जैसे ही करते हो 16 आ जाता है, यहाँ पे भी 16 आ जाता है, और टोटल कितने दांत हो गए मिला के 32। ये हुआ अडल्ट। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये अडल्ट ह्यूमन का फॉर्मूला है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप ढूंढोगे कब का, जब आप चाइल्ड थे तब का, यानी आप लिख लो मिल्क टीथ का फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक है। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला आपको ढूंढना है और लिखना है क्या होता है। अब जो टीथ होते हैं बेटा, टीथ के ऊपर एक सरफेस होती है, हार्ड सरफेस, ये वाइट कलर के जो टीथ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हो एनेमल, ठीक है। एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। बट फिर भी मैम हम खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। रात को जब हम सो जाते हैं तो बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना हमारे दांतों में फंसा होता है। उस बैक्टीरियल ग्रोथ से बेसिकली क्या होता है मैम, जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं मतलब वो अपना जो हमने खाना खाया है उसको एज अ फूड यूज़ करके उससे में क्या कर रहे हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके खा रहे हैं, और उनका वेस्ट क्या है, एसिड, वो एसिड रिलीज करते हैं। तो सोचो इतने से बैक्टीरिया जो तुम्हें आंखों से दिखते भी नहीं हैं, धीरे धीरे तुमने उनको इतना सारा टाइम दिया अपने दांतों पे वर्क करने का कि उन्होंने आपकी एनेमल तक को तोड़ दिया, एंड देन डेंटाइन को भी ब्रेक करा। डेंटाइन इज ऑल्सो हार्ड, बट इट इज़ लाइक आपके क्या पार्ट होता है, आपके बोन जो होती है ना, बोन का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा कुछ पार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक टीथ बना दूँ, ठीक है, सो द upper part is enamel, here is dentine, डेंटाइन के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली आपकी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ में अगर फर्दर देखोगे तो जो अपर पार्ट दिखता है इसको क्राउन बोलते हैं, नीचे रूट होती है जो आपके जॉ बोन में एम्बेडेड होती हैं, तो अपर पोर्शन को हम क्राउन बोल देते हैं। यहाँ पे नेक रीजन होता है, छोटा सा नेक रीजन प्रेजेंट होता है, एंड देन लोअर मोस्ट रीजन जो होता है आपका उसको हम रूट बोलते हैं, जो एम्बेडेड है इनटू योर सॉकेट, ठीक है, वो सॉकेट में एम्बेडेड है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, अब चलते हैं आगे। ये समझ आ गई होगी बात, एनेमल हार्डेस्ट है, फिर भी हमने इतना टाइम दिया अपने बैक्टीरिया को कि अच्छे से हमारे दांतों को खा जाओ, और वो खा गए, ठीक है। फिर हम डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं, वो भी तब नहीं जब उन्होंने खा लिया, तब जब हमें दर्द हो जाता है ना, तब हम जाते हैं, उससे पहले नहीं। और फिर भी हम ब्रश नहीं करते हैं। रात में ब्रश करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि आपका पूरा का पूरा टूथ डिके हो जाएगा। एसिडिक पीएच मतलब पीएच इज़ लेस देन 7। अब कुछ ह्यूमन डेंटिशन को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ में, जैसे हेटेरोडोंट बोलते हैं हम खुद को कि हम हेटेरोडोंट हैं। हेटेरोडोंट का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। सही बात है मैम, है ना, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर एंड मोलर है, हो गया हेटेरोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब है कि आपके पास जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, बचपन में मिल्क टीथ और बड़े होने के बाद परमानेंट टीथ। लेकिन 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं, और ऐसे टीथ को हम क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। और वो कौन से हैं आपको पता होगा, मोनोफायोडोंट, प्रीमोलर एंड 4 मोलर, ठीक है। थीकोडोंट होता है जब टीथ आपके सॉकेट जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं, जॉ बोन में सॉकेट्स बने हुए थे, उसमें अगर आपके टीथ एम्बेडेड है तो आप थीकोडोंट कहलाते हैं। ये सारे हम हैं, ह्यूमंस हैं। एक और होता है बेटा ब्यूनोडोंट करके। ब्यूनोडोंट होता है कि आपके जो टीथ हैं उनके ऊपर कस्प जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। आप अपने टीथ को अंदर से टच करना, ये प्रीमोलर्स और मोलर्स को, इनके ऊपर देखोगे ना जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे करके प्रेजेंट है। इस कस्प लाइक सरफेस अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ब्यूनोडोंट बोलते हैं, एंड हम भी ब्यूनोडोंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, टीथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से इनको पढ़ना। टंग में आ जाओ। टंग आप सबको पता है आपकी मस्कुलर होती है, फ्रीली मूवेबल है, आप बोल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। ये आपके फ्लोर से जो अंदर अटैच्ड है, यहाँ से तो फ्री है लेकिन पीछे से हम कहीं से तो अटैच्ड है ना, उस अटैचमेंट को बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से अटैच्ड है आपकी टंग। नेक्स्ट अपर सरफेस, इसमें पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। पैपिला क्या है, आप टंग के ऊपर देखोगे ना, आपको थोड़ा सा ना इरप्टेड छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे, उनको पैपिला बोलते हैं। इन्हीं में से कुछ पैपिला, बहुत सारे पैपिलास होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, फंगीफॉर्म होते हैं, डिफरेंट पैपिलाज होते हैं। और कुछ पैपिलाज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आपको खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा जो भी लगता है एंड आप बहुत सारा खा लेते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड पे आ जाओ। चलो जी, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में है। ऐसे खाना आ रहा है, राजमा चावल आ रहा है, कढ़ी चावल आ रहा है, या पिज़्ज़ा आ रहा है जो बाहर खा रहे हैं भाई, बर्गर आ रहा है, ऐसे माउथ में एकदम मैम वाटरिंग हो गया एकदम। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड से उन्होंने सलाइवा सिक्रीट करा जस्ट बाय इमेजिनिंग। आपको पता है कि बढ़िया बन रहा है, कुछ तो आ रहा है अच्छा अच्छा, है ना, या आपने ऑर्डर करा है तो यू नो क्या आ रहा है। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं, सलाइवा बनाते हैं। क्या है सलाइवरी ग्लैंड, 3 बेटा पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, टंग के नीचे होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं और आप इमेजिन करो कि खाना आपके सामने आ रहा है, या आपको मम्मी ने बोला अरे मैंने ये बनाया अभी मैं लेके आती हूँ, आपको क्या होता है यहाँ पे ऐसे सेंसेशन होती है ना, ऐसा लगता है कि फटाफट से खाना दे दो। तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स है पैरोटिड, यहाँ चीक्स में प्रेजेंट है, मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इज पैरोटिड, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। दिस इज सबलिंगुअल, सॉरी सब मैंडिबुलर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, सब मैक्सिलरी, एंड दिस इज सब लिंगुअल। लिंगुअल सिंपल याद रखो, लिंगुअल लैंग्वेज होता है एंड आपकी टंग के नीचे सब लिंगुअल प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं, सबसे छोटू लिंगुअल होता है एंड सबसे बड़ा पैरोटिड होता है, लार्जेस्ट वन। सो ये चीक्स में प्रेजेंट है, सब मैग्लिया सब मैंडिबुलर आपके जॉ में यहाँ पे बिलो द जॉ प्रेजेंट है, एंड सब लिंगुअल बिलो द टंग प्रेजेंट है। ये सब मिलके मैम कर क्या रहे हैं आखिर, ये सब मिलके बना रहे हैं बच्चों सलाइवा। सलाइवा अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा हम पर डे प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ में। सलाइवा क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में। जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरियाज वगैरह किल हो जाते हैं, हेल्प करते हैं हमारी, है ना। अराउंड पीएच इसका 6.8 के अराउंड होता है। ऑल्सो इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम प्रेजेंट है मैम, तो ये कोई खाना भी तोड़ेगा या डाइजेस्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, एंड दैट इज स्टार्च। इट विल एक्ट ऑन स्टार्च एंड स्टार्च पे एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज और इसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च पे एक्ट करता है एंड सलाइवरी अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज क्या है, माल्टोज, अब तुम ना एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, आपके पास 3 फूड में 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, अब तुम सोचो कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी वॉल दे दी, मैंने बोला इसको तोड़ दो, तुम सोचोगे एक बार हम हथौड़ा मारेंगे पूरी की पूरी वॉल तोड़ देंगे, नहीं टूट सकती भाई। आपको हो सकता है आप जोरों से हिट करो तो मैम आधी टूट जाए, फिर आधी टूट जाए, एकदम से पूरी वॉल आप नहीं तोड़ सकते हो। वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स आपके फूड हैं उनको आप सोचोगे मैम एक बार एंजाइम दिया और मैम टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। इतनी बड़ी अगर यूनिट है पहले इतनी बनेगी देन छोटी यूनिट बनेगी। तो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट आई होप आप सबको पता है, ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड फैट में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन एम है जो हमने पहले डिस्कस करा था कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल हमें बनाना है। अब मैं ग्लूकोज अचानक से नहीं बनाऊंगी, ऑब्वियसली मैम पहले कुछ ऐसी यूनिट में ब्रेक होगा जो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो आपने क्या करा, आपने पहले बनाया है स्टार्च से माल्टोज, मैं इसको ना ऐसे लिख देती हूँ, स्टार्च, यहाँ पे एरो, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करा और क्या बन गया बच्चों, माल्टोज। ठीक है, इसको एसिडिक पीएच यहाँ पे मिल ही रहा है, पीएच 6.8, अच्छे से वर्क कर पाएगा।
सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा देख भी लिया है, स्ट्रक्चर भी देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे डाइजेशन का पार्ट भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं स्टमक पे। ये है आपका स्टमक, द जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये है ईसोफेगस का एंड, अभी हमने पढ़ा था, है ना। ईसोफेगस के एंड पे आपने क्या देखा था मैम, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है? अब याद करना और मुझे बताना, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ये है आपका स्टमक एंड दिस इज ड्यूडेनम, यहाँ से ड्यूडेनम शुरू हो जाता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर था, क्या था मुझे बताना। इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक रीजन। इधर से जस्ट फूड एंटर करता है इनटू द स्टमक। दिस इज बॉडी, दिस इज फंडस, द अपरेज्ड पार्ट, थोड़ा सा उठा हुआ रीजन है ये। एंड ये वाला पार्ट जो एंड पार्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक बोलते हैं। फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड ड्यूडेनम, ये आपके स्टमक के कुछ पार्ट्स हैं। अब इसकी शेप कैसी है बच्चों? मैम जे शेप्ड है। फंडस हो गया, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, मैंने सब आपको लेबल करके दिखा दिए हैं। देन इसमें क्या ग्लैंड प्रेजेंट है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है मैम। स्टोरेज कितना है मैम? 4 to 5 आवर्स का इसमें स्टोरेज होता है। इसमें क्या होती है? चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स होती है। जब आपका फूड जाता है अच्छा खासा टाइम के लिए स्टोर होता है, 4 से 5 घंटे के लिए, तो खाने को अच्छे से घुमाते हैं। उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या ऐड हो गया? अब आपका HCl एडेड ऑन हो गया है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आपने फूड पहली बार खाया था, अपने माउथ में एंटर किया था फूड, तो वहाँ पे सलाइवा भी रिलीज हुआ। जब सलाइवा और फूड आपका मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोलस। जब सलाइवा और फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। लेकिन मैम जब HCl इसमें ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम फिर काइम बोल देते हैं। स्फिंक्टर देखो लिखा है, ड्यूडेनम के साथ पाइलोरिक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल आपके ईसोफेगस के साथ है। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में हो गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या क्या सिक्रीट करा, क्या डाइजेस्ट हुआ, अभी आगे बातें उसकी करेंगे। नेक्स्ट आओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है जो सी शेप्ड है, जेजुनम है जो लॉन्ग कॉइल्ड है, अच्छे से हाईली कॉइल्ड होते हैं ये बेटा, और इलियम मैम और ज़्यादा कॉइल्ड है। इन तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है मैम? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी सिक्रीशन होती है। जैसे अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो यहाँ पे लिवर भी अपनी सिक्रीशन देगा, पैनक्रियाज भी देगा, प्लस इंटेस्टाइन खुद भी अपनी सिक्रीशन देता है इंटेस्टाइनल जूसेस की फॉर्म में, वो बाद में देखते हैं। आगे चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम, कोलोन, रेक्टम, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनकी। इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं बेटा। कोलोन के मैंने 4 पार्ट आपको ऑलरेडी बताए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। रेक्टम में बेसिकली क्या होता है? फूड स्टोर होता है मिनरल टाइप में। या अनएब्जॉर्ब्ड फूड यहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है बेसिकली। अभी स्टोर लिख लो, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आओ, ये यहाँ पे क्या होता है? सीकम क्या होता है बेटा? सीकम में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत सारे, एंड यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अगर हम यहाँ फर्स्ट अपने डायग्राम पे जाएं जो हमने सबसे पहले देखा था, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको अप्रेस थोड़ा सा पार्ट, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। हो सकता है बच्चों पहले ये फंक्शनल रहा हो, अभी इसका कोई काम एज सच नहीं है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। आपने सुना होगा लोगों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स में थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं बहुत सारे वाइटामिन आपको देने में या प्रोवाइड कराने में। चलो लार्ज इंटेस्टाइन डन। ओके, कुछ लेयर्स है अपने एलिमेंट्री कैनाल की। जो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, उसमें भी कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। इंटरनल जो सबसे आपकी लेयर प्रेजेंट, जब आउटर मोस्ट से बात करते हैं, सबसे बाहरी लेयर होती है आपकी सिरोसा, देन इंटरनल होती है मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, ठीक है। कौन कौन सी लेयर है पहले देख लो, फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो मेरी इनर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रही है, ये दिस इज म्यूकोजा। इसके ऊपर वाली सब म्यूकोजा। यहाँ पे है मेरा सिरोसा। सेरोसा इज माई आउटर मोस्ट लेयर। जो सिरोसा होती है और जो मस्कुलारिस होती है, मस्कुलारिस में फर्दर क्या होते हैं?
मस्कुलरिस में फर्दर 2 टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या फिर सर्कुलर। ये देखो मस्कुलरिस जो लेयर है यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, इसमें इनर साइड में क्या है, सर्कुलर आपकी मसल्स प्रेजेंट है, और आउटर साइड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपकी प्रेजेंट है। सिरोसा आउटर मोस्ट है, मीजोथीलियम एंड प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। सब म्यूकोजा यानी मैम इस लेयर की बात कर रहे हैं, इस लेयर में क्या प्रेजेंट है, आपकी नर्व्स प्रेजेंट हैं, आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन ग्लैंड्स को हम यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं अलग अलग पार्ट में, जैसे ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन सब म्यूकोजा में आ जाओ। ये इनर मोस्ट लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, एंड स्टमक में रूगे बना लेती है। रूगे क्या होते हैं, ऐसे फोल्ड्स होते हैं रूगे, ठीक है, रूगे प्रेजेंट होते हैं आपके स्टमक में। और आपने विलाई सुना होगा, स्टमक में ऐसे सॉरी इंटेस्टाइन में आपकी विलाईज होती हैं, और रूगों में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वही मॉडिफिकेशन है म्यूकोजा की। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो ये गट का है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही हैं, इरेगुलर फोल्डिंग्स या फिर रूगे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बीच में क्या है हमारा ल्यूमन, खाली स्पेस, इसी से खाना आगे जा रहा है, ठीक है। ट्यूब है, ट्यूब में स्पेस होगा तभी खाना आगे जाएगा ना। चलो लिवर पे आते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.2 to 1.5 kg का इसका वेट होता है। ये डायफ्राम के साइड, मतलब डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। लिवर ना सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वाइटामिन्स बनाना, है ना, जब हम छोटे बेबीज़ होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, तब हमारी बॉडी में आरबीसी का सिंथेसिस करना, बहुत सारे वाइटामिन जो आपके फैट सॉल्यूबल हैं उनको स्टोर करना, यूरिया साइकिल करना, बहुत सारे काम है। मतलब मैम लिवर ख़राब नहीं होना चाहिए, दिल काम करना बंद कर दे चलेगा, बट लिवर ख़राब नहीं होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है मैम, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये लिवर है बच्चा। लिवर में ये है आपका लेफ्ट लोब, बड़ा होता है लेफ्ट लोब, दिस इज राइट लोब, ये लिगामेंट है, एंड ये है हमारा छुपा हुआ ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर। उधर लिखते हैं, फाइन। अब यहाँ से ना एक आपकी अराइज होती है, ये क्या है, लेफ्ट लोब है, हेपेटिक लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब, हेपेटिक लोब बोलते हैं। हेपेटिक लोब, हेपेटिक इज समथिंग रिलेटेड टू लिवर, ठीक है। हेपेटिक राइट और लेफ्ट लोब से जो आपकी अराइज हो रही है, क्या एक आपकी अराइज हो रही है यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, डक्ट आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ से राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक आके जहाँ एक जगह जुड़ता है उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। एंड यहाँ पे जो ये वाली है ग्लैंड, जो सॉरी डक्ट है आपकी गॉल ब्लैडर की, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक जब साइड में मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हेपेटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट फर्दर पैनक्रियास के साथ जाके मिलती है, कैसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिवर में 2 लोब्स हो गए, राइट एंड लेफ्ट लोब, इनमें हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल्स ऐसे कुछ आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लोब्यूल्स, बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इनके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। यही हेपेटिक सेल्स बेसिकली आपका बाइल सिक्रीट करते हैं, जो फर्दर जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बनाता नहीं है गॉल ब्लैडर, स्टोर करता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर हम सोचते हैं अरे भाई बना रहा है बाइल जूस, नहीं भैया, स्टोर कर रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, बनाने वाले प्राणी कौन है, हेपेटिक सेल्स है। हेपेटिक सेल्स उसको बनाते हैं, एंड स्टोर कौन कर लेता है, गॉल ब्लैडर कर लेता है। एंड आपका बाइल जूस में प्रेजेंट क्या होता है मैम, बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स, एंड आपके बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं।
देखो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स क्या लिखा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, एंड ऑल्सो दिस इज कवर्ड बाय शीथ और टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर से कवर्ड होती हैं सारे, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, जो बेसिकली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बाइल में बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो वेस्ट होते हैं हमें रिमूव करने हैं बॉडी से। जब जॉन्डिस हो जाता है तो यही बाइल पिगमेंट रिलीज नहीं हो पाता समहाउ, इसलिए बॉडी येलो येलो दिखाई देती है, क्योंकि ये पिगमेंट आपकी बॉडी का वेस्ट है, आरबीसी वेस्ट और बहुत सारे वेस्ट हैं जिनको हमें बॉडी से रिमूव आउट करना है। बाइल सॉल्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के अलावा। बाइल सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं मैं इधर लिख देती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, टोरोकोलेट, सोडियम ही है, ठीक है बेटा, सब सोडियम है। एंड ग्लाइकोलेट, सोडियम सोडियम सोडियम, इतना सारा सोडियम है, तो डोंट यू थिंक इट शुड बी बेसिक इन नेचर? यस बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टमक से जितना भी कंटेंट आ रहा है मैम हाईली एसिडिक है, उसको बेसिक नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो इसको बेसिक बनाने का बेसिक इसका काम होता है, प्लस इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स। ऑल्सो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है। इमल्सिफिकेशन अगेन डाइजेशन नहीं है, इट जस्ट वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अगेन ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें हमने पैनक्रियाज भी दिखाया हुआ है और सारे आपके डक्ट्स वगैरह भी आई होप आपको विजिबल होंगे। सो ये आपका स्टमक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखा देती हूँ अंडरलाइन करके। फाइन, पिंक कलर से कर देते हैं हम किसको, पैनक्रियास की अंडरलाइनिंग। चलिए अब देख लेते हैं पैनक्रियास का क्या 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 है। लिवर हो गया, लिवर से गॉल ब्लैडर मैंने पूरा बता दिया, कॉमन बाइल डक्ट मैंने आपको बता दी है। कॉमन बाइल डक्ट जब पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलती है तो ये क्या बनाते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जब यहाँ पे आपका ये रहा कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाज की डक्ट है, ये साथ में यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं बेटा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट होता है उसमें भी एक स्फिंक्टर होता है, एंड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जब आपके ड्यूडेनम में अपनी सिक्रीशन दे रहा है तो वहाँ पे भी आपके एक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है मैं इधर बना देती हूँ, इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। फाइन, एंड यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो कॉमन बाइल डक्ट की सिक्रीशन जब पैनक्रियाटिक डक्ट में करता है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बेचारा इतना काम करता है ना, उस पे बॉय है और बर्डन है, बॉयडन। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। पैनक्रियाज का क्या रोल होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी है देखो, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो आपका गार्ड कर रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट में, एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को ड्यूडेनम में एंटर करवा रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों लिख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में भी देख लेते हैं। पैनक्रियाज बेचारा रह गया, गुस्सा हो जाएगा, है ना। चलो, पैनक्रियाज कैसा एक ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या क्या सिक्रीट करता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड मैम? पैनक्रियाटिक जूसेस निकालता है, प्लस 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 हॉर्मोन्स निकालता है। हॉर्मोन्स जिन सेल से निकलता है उन सेल्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस, जैसे आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन एक्सेट्रा। एंड पैनक्रियाटिक जूस में भी देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये दोनों रिलीज कर रहा है, ग्लैंड्स भी है मैम एंड हॉर्मोन्स ग्लैंड से निकाल रहा है, प्लस मैम क्या कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी निकाल रहा है। तो बहुत अच्छा ग्लैंड है ना, बहुत अच्छा ग्लैंड है। चलो, माउथ में मैस्टिकेशन करा, टीथ ने मैस्टिकेटेड फूड सलाइवा से मिक्स हुआ, देखो बोलस लिखा हुआ है वहाँ पे। देन स्वेलोइंग और डीग्लटेशन इज जस्ट स्वेलोइंग का दूसरा नाम है। देन बोलस आया फारिंग्स में, देन ईसोफेगस में। फारिंग्स इज कॉमन पैसेज, देन ईसोफेगस में आएगा, ठीक है, उधर से होता हुआ ईसोफेगस में जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, आपके ईसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या करती हैं, आपके फूड को पुश करती हैं टूवर्ड्स द स्टमक। ये इस तरीके से होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे ऐसे करके फूड को प्रोपेल, मान लो फूड यहाँ पे, मैंने यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करा, आगे गया, फिर ये ऐसे ऐसे करके फूड आगे नीचे की तरफ स्टमक में जाता है। बोलस कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। स्टमक में पहुँचने के बाद इसको बोलस नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं काइम। एंड वहाँ पे जो चर्निंग मूवमेंट चलती है उसकी मदद से अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे आ जाओ, थोड़ा सा डाइजेशन रिलेटेड बातें कर रहे हैं अब। सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया था, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज था। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है बच्चों, टाइलिन। उसने क्या करा था, स्टार्च पैक्ट करके मैम उसको माल्टोज में कन्वर्ट करा था। क्या इसके अलावा कुछ भी डाइजेशन हुआ? नो। स्टमक में आपके 3 टाइप के ग्लैंड्स सेल्स हैं बेसिकली। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, सेल्स, गैस्ट्रिक जो आपकी लाइनिंग है उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकस है, म्यूकस, अच्छा चलो इसको याद करते हैं पहले, ये ना मैं बड़ा डिफिकल्ट लगता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है स्टमक में, है ना। तो स्टमक में बेसिक रखो HCl को। HCl हमें याद है बचपन से मैम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करा मैम, एनवायरनमेंट को एकदम एसिडिक कर दिया। अब बचपन से पढ़ते आ रहे मैम, एसिडिक हो गया एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया को मारना है। अब थोड़े बड़े हो गए हो, थोड़ा सा नॉलेज को एनहांस करो, बैक्टीरिया को मारना तो है ही उसका फंक्शन। एडेड ऑन वो क्या करता है, आपके पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है इनटू पेप्सिन। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। HCl रिलीज करो पहले, ठीक है। अब मैम HCl बहुत एसिडिक है मैम, जला देगा हमारे पेट को, ऐसे नहीं। तो आप क्या करो, म्यूकस की लेयर बना लो, प्रोटेक्ट कर लो भाई उसको, म्यूकस की लेयर से प्रोटेक्ट कर लिया। तो मैम म्यूकस बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा, ये बनाएंगे नेक्स्ट सेल, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूकस बना दिया मैम, अच्छे से हमने क्लियर कवर कर लिया। अब HCl मैम अपने स्टमक का कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या करेंगे बेटा, ये रिलीज करेंगे पेप्सिनोजन को, ठीक है। पेप्टिक और चीफ सेल रिलीज करेंगे पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिनोजन फर्दर एक्ट करेगा पेप्सिन पे। आपके पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगे, HCl सिक्रीट कर रहे हैं बेसिकली। पैराइटल और ऑक्जेंटिक क्या कर रहे हैं, HCl रिलीज कर रहे हैं, प्लस कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स निकाल रहे हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं कुछ कुछ कामों में। जैसे इसका काम होता है विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करना। B12 आपकी बॉडी में नहीं बनता है, आप जो भी फूड लेते हो, मतलब आपको डाइटरी रिक्वायरमेंट आपको फूड में खाना पड़ेगा। आप खा तो लिया मैम, एब्जॉर्ब होना भी तो चाहिए, ऐसा थोड़े ना कि खा लिया तो काम हो जाएगा। सो उसको अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर लगता है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। मैम इतना क्या जरूरी है, B12 नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपकी RBC मैच्योर नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूकस से प्रोटेक्शन कर ली, पहले HCl रिलीज करा पैराइटल सेल से। HCl जैसे ही रिलीज हुआ मैम, इससे करो प्रोटेक्शन म्यूकस से, ठीक है। एंड देन पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर लो पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ HCl प्लस pH जो आपका है 1.5 to 1.8 का रहता है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली क्यों जरूरी है, अब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के लिए। ये B12 क्यों जरूरी है, ये जरूरी है फॉर द मेच्योरेशन ऑफ RBC, ठीक है। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अनीमिया। नेक्स्ट स्टेप सुनो, अच्छा चलो अब क्या करते हैं, ओके बिफोर दिस यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं चीज़ें। ये हमने कहाँ तक बात कर ली, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में सारा हो गया मैम। HCl ने काम करा, HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करा, एंड इस पेप्सिन ने क्या करा, इसने एक्ट करा प्रोटीन पे एक्ट करा इसने, और क्या बना लिया यहाँ पे, पेप्टाइड एंड पेप्टोन बना लिए, ठीक है। ये अगेन हमने अमाइनो एसिड नहीं बनाया है, हमने अभी एक बेसिक यूनिट तोड़ी है, अभी इसमें और एंजाइम्स डालेंगे तो फॉर श्योर ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ तक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात हो गई थी। अभी हमारे पास और ग्लैंड्स हैं जिनको हम इंटेस्टाइनल या फिर पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये पूरा भी फ्लो चार्ट आपको समझ आ जाएगा, पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए।
अगर मैं बात करूं पैनक्रियाज की सिक्रीशन की, तो पैनक्रियाज में क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में ना सब प्रेजेंट है। सब मतलब मैम माउथ में स्टार्च को डाइजेस्ट करा, स्टमक में भी प्रोटीन को करा, उसके अलावा तो कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं मैम। फैट का तो बेचारे का नाम ही नहीं आया। उसकी फैट की इमल्सिफिकेशन किसने कर दी? प्रायरली आपके लिवर ने। यहां लिख लेते हैं, लिवर ने क्या करा? हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस कर लो बेटा इसको। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? कि एक बड़े फैट ग्लोब्यूल को हमने कन्वर्ट कर लिया है छोटे 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 फैट ग्लोब्यूल में। मैम फायदा क्या हुआ? बताओ तो फायदा क्या हुआ? वही फायदा हुआ जो मैस्टिकेशन से हुआ था आपको टीथ की मदद से। आपने जब बाइट खाया, चपाती का बाइट खाया, वो इतना बड़ा था, ऐसे ही खा जाते तो मैम सालों लग जाते। सालों तो नहीं लगते, बहुत बहुत टाइम लगता उसको डाइजेस्ट होने में। पर आपने मैस्टिकेट कर लिया, अच्छे से उसको चबा लिया। जब उसको चबा लिया तो क्या हुआ मैम? छोटे छोटे यूनिट्स हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम अच्छे से एक्ट करेंगे। सेम गोज हेयर। ये इतने बड़े पे एक्ट करते हैं मैम तो ज़्यादा मेहनत लगती। अब हमने छोटे छोटे कन्वर्ट कर लिया, इम्पैक्ट करेंगे तो मैम थोड़ी कम मेहनत लगेगी, ईजी डाइजेशन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हो गया लिवर का केस। अब आ जाओ पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस है और पैनक्रियाटिक जूस सब पे एक्ट करता है। सब पे मतलब मैम कार्बोहाइड्रेट पे भी, प्रोटीन पे भी, फैट पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ, मैं इसको ना थोड़ा सा बना देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है। जब जन जन लगा हुआ है ना, इट मीन्स इट इज अनएक्टिवेटेड, मतलब एंजाइम तो है बट इसको मैम एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही ट्रिप्सिनोजन ने ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करा विद द हेल्प ऑफ एंटेरो काइनेज ने इसको कन्वर्ट करा एंड आपकी हेल्प करी ट्रिप्सिन बनाने में। ट्रिप्सिन फर्दर क्या करेगा? आपके जितने भी काइमोट्रिप्सिनोजन या कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस है इनको क्या कर देगा? फर्दर एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनएक्टिवेटेड लिखे हैं, यहाँ पे एक्टिवेटेड है। काइमोट्रिप्सिन है एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेजेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन को ही कन्वर्ट कर देगा इनटू दी, सो दैट दे कैन एक्ट ऑन व्हाट? दे ऑल विल गोइंग टू एक्ट ऑन प्रोटीन। ये सब प्रोटीन पे काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन के लिए। इसके बाद आओ, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज, अरे अमाइलेज तो हमने अभी पढ़ा था, वो क्या था? सलाइवरी अमाइलेज, ऑन द बेसिस ऑफ विच इज रिलीजिंग दोज एंजाइम्स। हमने पैनक्रियाटिक को सलाइवरी अमाइलेज कर दिया। सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी बोल देते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस पे एक्ट करेगा? अगेन पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा मैम उसी पे जिस पे पहले करा था, दैट इज स्टार्च, एंड स्टार्च को आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू माल्टोज। ठीक, तो मैम वहाँ पे क्या करा? ये तो करा था, वहाँ पे कम हुआ था, 30% हुआ था, रिमेनिंग यहाँ पे हो गया। अब जितना भी फूड था ना सब कन्वर्ट हो गया भाई माल्टोज में। चलो जी, सब कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, मतलब क्या कर सकते हैं मैम? अब एक और एंजाइम देंगे तो शायद ये क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए। तो देखते हैं, माल्टोज के अलावा लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, डाइसेक्राइड्स और भी होते हैं। अभी देखते हैं, आगे नाम लिखे हुए उनको मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका एंजाइम रिलीज होगा, दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। अगेन स्टमक में भी लाइपेज रिलीज होता है बट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लाइपेज जब आ जाता है इसका मतलब लिपिड पे एक्ट कर रहा है। लिपिड मतलब फैट ही है। ठीक है, लिपिड फैट ही है। कोई शुगर बोल रहा है, कोई पॉलीसेकेराइड बोल रहा है, कोई ग्लूकोज बोल रहा है, मतलब शुगर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं, अलग अलग नाम है। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा मैम? फैट पे एक्ट करेगा। कौन से फैट पे? इमल्सिफाइड फैट पे।
इमल्सिफाइड फैट पे जब एक्ट करेगा लाइपेज तो इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। छोटी यूनिट आ गई है, बधाई हो। ठीक है, चलिए, तो प्रोटीन का भी काम हो गया मैम, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया मैम, फैट का भी हो गया। मतलब पहली बार देखा हमने कि तीनों चीज़ों पे कोई कोई एंजाइम एक्ट कर रहे हैं और उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? इकलौते आपके पैनक्रियाज में हो रहा है। तो पैनक्रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की भी बहुत सारी सिक्रीशंस हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस को ही सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। मैं इधर ही लिख देती हूँ बच्चा, इधर देखो, सक्कस एंटेरिकस को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, सक्कस एंटेरिकस इज द अदर नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा, ठीक है, और कौन एक्ट करेगा मैम? पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये दोनों मिलके माल्टोज कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आपका माल्टेज माल्टोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज बना देगा, लैक्टोज पे एक्ट करेगा, लैक्टेज बना देगा, सुक्रोज पे एक्ट करेगा, सुक्रेज, और क्या बना देगा? आपके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना देगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। प्रोटीन का देखते हैं मैम। माउथ में तो कोई नहीं हुआ था, बस अमाइलेज ही था, याद है हमें। पेप्सिन था स्टमक में, हाँ मैम, प्रोटीन पे एक्ट करेगा। यहाँ पे अभी पढ़े ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब ये सारा प्रोटीन पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, देन डाइपेप्टिडेजेस विल एक्ट। मतलब इंटेस्टाइनल जूस की जो भी सिक्रीशंस है ना, वो सारा जितना प्रोडक्ट बन गया है ना मैम, रॉ एकदम, बस आप एक हथौड़ा मारेगा एकदम टूट जाएगा। वो सारा का सारा एंजाइम कौन लेके बैठा है? इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। ये जब एक्ट करेगा तो आपका जितना भी रॉ मटीरियल है, सॉरी, जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है ऑफ ईदर कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, वो एकदम से टूट के क्या बना लेगा? आपके अमाइनो एसिड बना लेगा, आपके फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना लेगा, प्लस आपके ग्लूकोज बना लिया है, प्लस यहाँ पे एक और नाम दिख रहा है आपको, न्यूक्लिएजेस या फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं मैम? डीएनए और आरएनए। आप तुम कुछ भी खा रहे हो, सेल है अगर वो, तो सेल में डीएनए आरएनए नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो तुम अपने कैसे सिंथेसाइज करोगे? तो उनको भी ब्रेक करना पड़ता है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मिल जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहीं नहीं होंगे, पैनक्रियाज में न्यूक्लिएजेस भी प्रेजेंट हैं जो फर्दर एक्ट करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स पे एंड उनको कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड में। मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेज मैं बता रही हूँ अभी। फैट बेसिकली गैस्ट्रिक लाइपेज छोटू सा स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, स्टमक में काम करेगा और क्या करेगा? हम थोड़े बहुत फैट को वही कन्वर्ट कर देगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज विल एक्ट ऑन फैट एंड लाइपेज ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो एक्ट ऑन फैट। मैं इधर एक छोटा सा एक और बना देती हूँ। इधर देखो, इधर एक और लिख लो, न्यूक्लिक एसिड। मैं लिख देती हूँ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, इनको कन्वर्ट करोगे न्यूक्लियोटाइड में विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लिएजेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में इनको कन्वर्ट कर दिया है। अब न्यूक्लियोटाइड पे कौन एक्ट करेगा? आपके न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। यहाँ पे लिख लो इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाज हो गया ना, अब पैनक्रियाज के बाद इंटेस्टाइनल जूस की बारी है। वन मोर थिंग, जो आपका फूड स्टमक से आया है उसको हमें क्या करने की ज़रूरत है? उसको हमें बेसिक बनाने की ज़रूरत है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। लो पीएच पे काम कर रहे हैं तो लो ही चाहिए, हाई पीएच पे काम कर रहे हैं तो हाई बेसिक ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो वो जो फूड इतना क्या बोलते हैं एसिडिक आया है, उसको बेसिक बनाने में आपका बाइल जूस भी हेल्प करता है, प्लस इंटेस्टाइनल जूस भी आपकी हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन डाइजेस्ट एवरीथिंग लाइक पैनक्रियाज डिड, ये भी करता है। अब इसमें क्या है? मान लो आपका माल्टोज है तो क्या एक्ट करेगा मैम? माल्टेज क्या बना देगा बच्चों? ग्लूकोज। आपका सुक्रोज है, सुक्रेज विल एक्ट, व्हाट इट विल फॉर्म, वही नाम है, देखो सुक्रोज का सुक्रेज बना दो, है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना देगा। दे आर मोनोसेक्राइड्स, एक एक सिंगल यूनिट्स है बेटा, डरने की जरूरत नहीं है इनसे।
अगर लैक्टोज है तो अगेन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बना देगा। यहाँ पे कनेक्ट करेगा लैक्टेज। तो ये किसकी कहानी थी, सारी स्टोरी थी मैम हमारे कार्बोहाइड्रेट की। देखो आपको मेजर मेजर यूनिट्स मिल गई, मजा आ गया है ना। नेक्स्ट आओ, ये कार्बोहाइड्रेट की स्टोरी हो गई। अब चलो प्रोटीन पे। प्रोटीन में थे आपके क्या क्या, पेप्टोन प्लस पेप्टाइड। पेप्टोन प्लस पेप्टाइड पे क्या एक्ट करेगा, आपके डाइपेप्टिडेजेस। जब ये एक्ट करेंगे तो क्या कन्वर्जन कर लेंगे यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स का। बेसिक यूनिट मिलती जा रही है, देख रहे हो है ना बच्चों, सक्सेस आ रही है हमारे हाथ में। न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेजेस। इसको कन्वर्ट करेंगे हम न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन बेस प्लस। नेक्स्ट क्या बच गया बच्चों, रिमेनिंग फैट। मैम वहाँ पे हो गया था कुछ, हमने देखा अभी पैनक्रियाज में, और कुछ मैम इंटेस्टाइन को दे देते हैं ना, सब तो नहीं कर पाएगा बेचारा। तो आपका रिमेनिंग बचा हुआ जितना भी इमल्सिफाइड फैट था, अब यहाँ पे आ गया लाइपेज। कौन सा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। इट विल कन्वर्ट इट इनटू फर्दर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स। चलिए, अगर इतनी स्टोरी क्लियर है तो हमने सबको कन्वर्ट कर लिया मैम बेसिक यूनिट्स में, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब चलते हैं आगे इन द दिस प्रोसेस, उसी का समराइज है। आप देखो कार्बोहाइड्रेट 30% पॉलीसेकेराइड्स कन्वर्ट हुए डाइसेकेराइड यानी माल्टोज को ही बोल रहा है बेटा, विद हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। देन स्टमक में मैम कुछ नहीं हुआ, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम निकला है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और प्रोटीन्स बेसिकली पेप्सिन की मदद से पेप्टोन में कन्वर्ट हुए। इतना आपके स्टमक तक हो गया है। नेक्स्ट अगर आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चल रहा है, जो रिमेनिंग बचा हुआ डाइसेकेराइड था 70%, क्योंकि हमने 30% वहाँ डाइजेस्ट कर दिया, उसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज से हमने डाइजेस्ट करा। पैनक्रियाज की सिक्रीशन इस पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देन जब वो डाइसेकेराइड बन गया तो माल्टेज लैक्टेज एंड सुक्रेज की मदद से हमने उसको मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पेप्टोन और प्रोटीओजेज मिला था, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज की मदद से हमने डाइपेप्टाइड्स बनाया एंड देन डाइपेप्टिडेज के हेल्प से इसको अमाइनो एसिड बना लिया है। अमाइनो एसिड द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन दैट विल हेल्प यू इन द फर्दर एब्जॉर्प्शन। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली स्टार्ट हुआ आपका न्यूक्लिएजेस से, जो आपके रिलीज हुआ बेटा, किसने रिलीज करा, पैनक्रियाज ने। एंड देन न्यूक्लियोटाइडेजेस से न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइडेजेस से आपके शुगर और बेस आपको मिल चुके हैं। तो शुगर और बेस इजिली क्या हो जाएंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फैट बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ मैम, पैनक्रियाटिक लाइपेज से हुआ। डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स बनाए। डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड्स नथिंग, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अपने फैटी एसिड्स को रिमूव कर रहे हो, तो डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स। एंड लास्ट में आपको लाइपेजेस की मदद से अपने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना लिया, द बेसिक यूनिट विच कुड बी एब्सॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। एक बार इसको ध्यान से देखो, समझो। आई होप स्टोरी आपको क्लियर है। फ्रॉम माउथ टू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लिवर का सिक्रीशन, देखो लिवर का कहीं नाम नहीं है क्योंकि लिवर डाइजेशन करता ही नहीं है बेसिकली। चलते हैं आगे, अब चलते हैं अब्जॉर्प्शन पे। अब्जॉर्प्शन मतलब मैम सारा काम हो गया है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अब्जॉर्प्शन करना है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अब्जॉर्ब करना है। और कहाँ ले जाना है, ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में होगा क्या, हर एक सेल ग्लूकोज अमाइनो एसिड एज वेल एज फैट को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मैम एनर्जी प्रोडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सब इंटररिलेटेड है, सब जुड़ा हुआ है। देखो आपने क्या करा मैम, हमने खाना खाया, जब वो डाइजेस्ट हुआ फिर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ गया। अब हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट कहाँ से पावर मिल रही है उसको, पावर कहाँ से मिल रही है मैम, ग्लूकोज दे रहा है। ग्लूकोज कहाँ से आया मैम, डाइजेशन से आया। इसलिए खाना खाते तो एनर्जी आती है, पर मैम हमें तो आलस आता है, हम क्या करें, है ना, आता है ना आलस सबको, कोई बात नहीं, आता है बेटा।
आलस आ रहा है तो मतलब आप बूढ़े हो चुके हो, है ना। तो देख लो, अगर आप यंग हो तो आलस नहीं आना चाहिए। ओके, अब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, आप जो भी फूड मटेरियल है उसको फर्दर अब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड अब्जॉर्प्शन में आपकी कौन हेल्प करता है, दी स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। दीज आर अगेन म्यूकोजा में हमने पढ़ा था मैम, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, वहाँ हमने विलाई के बारे में लिखा था। विलाई क्या है मैम, ऐसे ऐसे आउटग्रोथ है आपकी सिंपल लेयर में, ये क्यों हुई है ऐसे मैम, ताकि सरफेस एरिया बढ़ाए एंड मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करें, क्योंकि सारा अब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो कुछ अब्जॉर्ब होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत वाटर और ड्रग्स होते हैं, दैट्स इट। बेसिक जितना अब्जॉर्प्शन है सारा स्मॉल इंटेस्टाइन को ही करना है, तो सारी जिम्मेदारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर है, ठीक है। देखिए ये एपिथेलियल सेल्स को छोड़ो, यहाँ पे आओ, ये हैं आपके, मैं लिखती हूँ इनको थोड़ा सा, ये ब्लू कलर वाला इज वेन। अच्छा ये मत समझना वेन ब्लू है तो मैम ब्लू कलर की होती है, लाल ही होती है बच्चों, वो जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको दिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिम्फेटिक वेसल है जो बेसिकली क्या करेगी, लिम्फेटिक वेसल क्या होता है, जब हम ब्लड पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज लिम्फ, एंड वहाँ लिम्फेटिक वेसल भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बच्चों लैक्टील। अब आती है बात समझने वाली, फैट डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, लिम्फ के थ्रू वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है एंड देन ब्लड में आता है। मैम ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई बेटा, वो स्ट्रक्चर बड़ा है, उसको थोड़ा अलग अलग सिस्टम लगता है फॉर द अब्जॉर्प्शन, तुम याद रखना, क्वेश्चन आता है 10th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं बच्चों, आप में क्वेश्चन आता है लैक्टील से रिलेटेड, लैक्टील क्या करता है, फैट का करता है अब्जॉर्प्शन, फाइन। कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी और वेन की फर्दर ब्रांचिंग को हम कैपिलरी बोलते हैं। एंड ये कैपिलरी बेसिकली क्या करती है मैम, बहुत थिन होती है, बहुत थिन होती है तो इजीली क्या करती है मैम, इजीली करती है अब्जॉर्प्शन। किसका अब्जॉर्प्शन करेगी भाई मैम, फैट का तो हो गया, लैक्टील ने कर लिया है, ये किसका अब्जॉर्प्शन कर रही है, ये अब्जॉर्प्शन कर रही है अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का। चलो जी सब चीज़ें अब्जॉर्ब हो गई हैं, बल्ले बल्ले 3 स्टेप हो गए, डाइजेशन हो गया है, ओ सॉरी इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया, बधाई हो, सारा काम खत्म। अब एनर्जी बनानी है, एनर्जी बनाएंगे रेस्पिरेशन में, लेके ब्लड से जाएंगे, एनर्जी जब बन जाएगी तो भाग दौड़ के उसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक। नर्व्स भी ऑब्वियसली प्रेजेंट है, ये सब चीज़ें हैं। So this is the structure of villi which is helping you in doing the absorption part, and maximum absorption will take place here. ओके अच्छा, अब अब्जॉर्प्शन में भी ना 2-3 तरीके हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ऑल्दो आपने सुना होगा सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है मैम हायर कंसंट्रेशन लीजन तो लोअर कंसंट्रेशन लीजन मूवमेंट होता है, ये हमें पता है ना। सो इसमें एनर्जी नहीं लगेगी मैम, हाई टू लो जा रहे हो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, क्यों एनर्जी देनी है, तो क्या क्या अब्जॉर्ब कर लोगे ऐसे आप, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, ये सब चीज़ें आप इजीली अब्जॉर्ब कर पाओगे विद सिंपल डिफ्यूजन, बिना एनर्जी यूज़ करे। वाह वाह वाह। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है कि भाई आपको फैसिलिटी दी गई, पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, देखिए ठीक है, पैसा मतलब ATP, आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी क्या है, आपका पैसा क्या है, ATP, ATP खर्च करो काम हो जाएगा, बोलते हैं ना पैसे दो काम हो जाएगा, वैसे ATP खर्च करो भाई काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपके क्या करते हैं, ये अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूँ तो ये जो मेरे प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, दिस विल हेल्प यू इन डूइंग द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी नहीं, ये सवारी फ्री है, एनर्जी नहीं लगेगी। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये कैरियर, देखो लिखा है कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ करेंगे, मतलब अगर यहाँ पे मैं एक प्रोटीन हूँ, मैंने यहाँ से ग्लूकोज को पकड़ा, ठीक है, या तो मेरे थ्रू वो ग्लूकोज अंदर चला जाए, देखो यहाँ से ऐसे डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली चला जाए, पहली चीज़ ये, बीच में कोई पाथ होगा चला जाएगा, एक तो ये है तरीका। दूसरा है कि यहाँ से पकड़ो, ऐसे प्रोटीन पूरा घूम जाएगा और अंदर साइटोप्लाज्म में दे देगा। आई होप आपने क्लास 9th में ये सेल चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैम नाम से ही बता रहा है मैं एक्टिव हूँ, और एक्टिव हूँ तो पैसा लगेगा, तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्या है आपकी, ATP यानी एडेनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। सो इससे भी मैम ग्लूकोजामाइन मैम चल क्या रहा है, सब में तो ग्लूकोज ही जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं भाई, सारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसको अब्जॉर्प्शन करोगे एंड उसको सेल के अंदर लेके चले जाओगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो फैट का अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमने किसका देखा है अब्जॉर्प्शन मैम, अपने ग्लूकोज अमाइनो एसिड का देख लिया, यानी मैम कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड का हो गया। अब फैट का देख लेते हैं। मैंने बताया लैक्टिल के थ्रू होता है। हम लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, मैं दोबारा इस स्टोरी पे आऊँगी और मैं पूछूंगी कि बताओ लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ सुना था। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है लैक्टिल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन फैट से हुआ, ये मिसल्स बन गए। ठीक है, मिसल्स क्या होते हैं, मिसल्स आपने आई थिंक केमिस्ट्री में सुने होंगे या पढ़े होंगे कि मैम जो फैट ग्लोब्यूल है उसके अराउंड आपने क्या कर लिया है, कुछ 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 कवरिंग कर ली है एंड उसके अराउंड हमने कोटिंग कर ली है प्रोटीन की, जिससे हमने इनको क्या बना लिया, काइलोमाइक्रॉन्स बना लिया है। ये काइलोमाइक्रॉन अभी लिम्फ वेसल से ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े हो चुके हैं काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन की कोटिंग की वजह से, तो ये ब्लड में नहीं जाते हैं, दे विल गो टू द लिम्फ वेसल जो पार्ट है लिम्फेटिक। ठीक, नेक्स्ट ब्लड में लिम्फ ने क्या करा, अल्टीमेटली मैम घुमाया इधर उधर, छोड़ा वहीं पे ब्लड के पास, ब्लड में आ गया अभी। अब ब्लड से अपने टिश्यूज़ को दो, सेल को दो, सबको दे दो, अपना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फैट का अब्जॉर्प्शन। और ये हमने देख लिया किसका, ये हमने देख लिया यहाँ पे अपने अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का किस तरीके से अब्जॉर्प्शन हो रहा है। लैक्टिल्स को भूलोगे नहीं, ठीक है, लैक्टिल्स पे दोबारा आएंगे। तो माउथ में सर्टेन ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं बेटा, वो भी हैं प्लस आपकी दवाई भी है, ठीक है, उनको भी ड्रग्स बोलते हैं। तो सर्टेन ड्रग्स आपके माउथ में हो गए एब्जॉर्ब। स्टमक में पानी हो गया, कुछ सिंपल शुगर एंड अल्कोहल वगैरह, ये सब बहुत माइन्यूट होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है आपकी सभी चीज़ों को, 95 to 96%, 98% तक चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, ड्रग्स एंड कुछ छोटू मोटू मिनरल्स, ये सब डाइजेस्ट होते हैं। कोई फूड डाइजेस्ट अब्जॉर्ब नहीं होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ एंड ऑफ दिस चैप्टर, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब ना हम कंफ्यूज होते हैं विद ईजेशन एंड एक्सक्रीशन। ईजेशन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इज अ पार्ट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, यानी किडनी से रिलेटेड एक्सक्रीशन है, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड आपका ईजेशन है। कंफ्यूज नहीं होना है। अभी क्या हुआ मैम, हमने जो खाना अब्जॉर्ब कर लिया ना, अब वो हर एक सेल तक जा रहा है। अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर थिंग्स विल ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में चला गया। सेल्स ने उसको यूटिलाइज कर लिया। कहाँ यूटिलाइज करा मैम, एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी बना ली है अभी किसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या यूज़ करता है, ऑक्सीजन। वो सारी बातें इंटर रिलेटेड हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसने आपको पावर दे दी है, ठीक है, एकदम फ्लैश वाली पावर दे दी है। नेक्स्ट आ जाओ इजेशन पे। इजेशन क्या है, अब मैम ये तो वो बात हुई ना कि आपको जितना आपने सिंपल सब्सटेंसेस देखे ना आपने एब्जॉर्ब कर लिया, रिमेनिंग बचे हुए का क्या, हमने जो गोलगप्पे खाए थे, हमने जो बर्गर खाए थे, हमने जो फ्रेंच फ्राइज खाए थे, उनका क्या, वो वेस्ट हो गए। अब उसमें अब मम्मी बोलती है ना कि बाहर का मत खाओ, ज़्यादातर इसमें कूड़ा है, बेकार होता है, बच्चों नहीं खाना चाहिए, बट हम तो खाएंगे ना, हम तो खाते हैं। अब आप खाओगे तो वेस्ट ही होता है बेटा, उसमें बहुत कम न्यूट्रिशनल आपकी एंटाइटीज़ प्रेजेंट होती है जो आपको हेल्प करती है नरिशमेंट, एंड बेसिकली उसमें सब वेस्ट चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशनल जो उसकी क्वांटिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो जो आपके फ्रेंच फ्राइज़ हैं, क्या मतलब है कि हम उनको डिफिकेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो अब जो बचा कुचा फूड है वो डिफिकेशन से क्या हो रहा है, डिफिकेशन इज जस्ट द रिमूवल ऑफ द फीसेस थ्रू द body to the outside, and this will done with the help of anus, and ये स्टोर हो रहा है आपके रेक्टम में मीनवाइल टाइम में, ठीक है। सो रेक्टम में डिफिकेशन मैं लिख देती हूँ, unabsorbed अनडाइजेस्टेड जो बचा हुआ फूड है, इसको हम बोल रहे हैं फीसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी इनको हम क्या बोल रहे हैं, फीसेस बोल रहे हैं। एंड इनको हम क्या करेंगे बेटा, स्टोर करेंगे मीनवाइल टाइम के लिए रेक्टम में। जैसे ही रेक्टम फुल हो जाएगा, इट विल गोइंग टू रिमूव इट आउट थ्रू द इजेशन, बाय द प्रोसेस इजेशन थ्रू द एनस, ठीक है।
दिस इज डन विद द डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एवरीथिंग। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये छोटे छोटू से बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से। क्या हुआ है, दो डिसीज है बच्चों, क्वाशियोरकॉर एंड मरासमस। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। क्वाशियोरकॉर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है एंड मरासमस 1 से 5 साल के बच्चों को हो जाता है बेसिकली। इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। कैलोरी नॉर्मल है, कैलोरी मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैम दोनों ही कम हो गया है, मैम प्रोटीन भी कम है जी, कैलोरी भी कम है, ठीक है, दोनों ही कम हो गया है। यहाँ पे प्रोटीन कम है, कैलोरी आपका नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है, जो फैट होता है ना वो बॉडी में अंदर अंदर रह जाता है। फैट, स्टिल फैट आपको ज़्यादा दिखता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोटीन नहीं मिलता है ना। और जो फैट होता है ना वो जैसे बेली में डिपॉजिट हो गया, हाथ वाथ देखो सब पतले हैं, बट ऐसा मैम पॉटेड बेली नजर आ रही है हमें, ऐसे बेली ना इरप्टेड है, ऐसे बाहर निकली हुई सी नजर आ रही है। पूरी बॉडी एकदम श्रिंक होगी एंड सिर्फ आपको पेट निकला हुआ देगा, मटके जैसा पेट होता है, प्रोट्रूडेड बेली होती है। एंड ये जो स्किन होता है, लैशी स्किन हो जाती है, स्किन भी थोड़ा थोड़ा सा हटने लग जाती है, स्केली स्किन हो जाती है यहाँ पे। और डेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और डेमा होता है ऐसी जगह जहाँ पे पानी भर जाए। एंड आपका नॉर्मल स्वेलिंग तो आपको पता है स्वेलिंग में क्या होता है, तो डेमा फिल्ड विद वाटर होता है एंड स्वेलिंग पूरी बॉडी में रहती है, हाथ पैरों में, लिम्स में दिखाई देती है बेसिकली। मरासमस के केस में क्या होता है, फैट दिखता नहीं है, कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं होती है, इसमें सब यूज़ हो जाता है। देखो प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, तो बॉडी सब यूज़ कर लेती है। मतलब स्किन के नीचे फैट का एक दाना भी नहीं मिलेगा आपको। एकदम बॉडी इतनी पतली हो गई है कि आप खड़े होकर इसकी रिब्स काउंट कर सकते हो बच्चे की। सो दैट इज ऑफ मरासमस, ठीक है, मरासमस। आपने पूरा का पूरा रिब के जिसका देखो कितना ईजिली विजिबल है, बहुत पतलू है। इसमें भी पतला है, इसमें जैसे प्रोट्रूडेड बेली है और फैट कहीं कहीं पर डिपॉजिट है, जिसको हम एडेमा बोल रहे हैं या स्वेलिंग बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोरकॉर एंड मरासमस। नेक्स्ट कुछ डिसऑर्डर्स जैसे जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंजेशन। जॉन्डिस क्या है, लिवर का डिसऑर्डर है। बिलिरुबिन बेसिकली किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो पा रहा है मैम, जो आपका ये है ना लिवर, वो बाइल जूस सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है मैम स्टोन फंस गया हो या कुछ और रीज़न है, हो सकता है मैम रिलीज कर रहा हो वो लेकिन स्फिंक्टर ओपन ना हो रहा है, या स्फिंक्टर पे कुछ अड़ गया हो, या कुछ भी एक्सवाइजेड रीज़न है। अभी क्या होगा फर्दर, ये बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन क्या करेंगे मैम, डिपॉजिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैम ये जा तो पा नहीं रहे हैं, अब जा नहीं पा रहे आगे, तो ये क्या करते हैं बेटा मैम वहीं पे इकट्ठे होंगे और देन ब्लड तो है ना हर जगह, ब्लड इसको लेके पूरी बॉडी में घूमेगा। जब ब्लड इसको लेके पूरी बॉडी में घूमेगा तो बेसिकली क्या होगा मैम, तो बॉडी पीली पीली दिखाई देगी, आंखों का वाइट पोर्शन पीला, नेल्स पीले, बॉडी भी येलो येलो दिखाई दिखती है आपको, इसलिए इसको जॉन्डिस या पीलिया बोला जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है मैम, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है मैम, माउथ से फूड नीचे जा रहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से इनटू द स्टमक। ऐसे ही होता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, मतलब स्टमक से खाना ऊपर आ रहा है, वॉमिट आउट कर रहे हो, मतलब स्टमक में खाना था अब उसको माउथ के थ्रू आप बाहर निकाल रहे हो, दैट इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। एंड ये कौन हेल्प करता है, आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड वॉमिट सेंटर आपका कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये आपके ब्रेन का हाइंड ब्रेन वाला रीजन है। ये क्या होता है बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। डायरिया, डायरिया में फीकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है मैम, अबनॉर्मल सी फ्रिक्वेंसी है, बाउल मूवमेंट्स हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, बहुत ज़्यादा रिमूवल है, लिक्विड रिमूव हो रहा है बॉडी से बहुत ज़्यादा, इसलिए डायरिया हो गया है। इस केस में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ORS और ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है, फीसेस रेक्टम में नहीं स्टोर हुए हैं, पहली बात तो फीसेस ड्राई हो गए हैं एंड कहाँ स्टोर हो गए, रिटेन हो गए हैं, कोलोन में, ठीक है। और बॉवल मूवमेंट भी रेगुलर है, तो वो रिमूव आउट नहीं हो पा रहे हैं बॉडी से आउट, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इनडाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसा लगेगा अरे सुबह खाया था मैंने, ऐसा लग रहा है अभी अभी खाया है, मन नहीं कर रहा मम्मी खाने का बिल्कुल भी, है ना, हमने सुबह बर्गर पिज़्ज़ा खा लिए थे। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड हुआ है, आपको लगेगा अरे पेट तो भरा भरा है। ये इनडाइजेशन ऑफ फूड हो सकता है मैम एनएग्जाइटी हो, कॉजेज इसके एनएग्जाइटी, ओवर ईटिंग, या फिर स्पाइसी फूड, या फिर आपके जो एंजाइम है वो ठीक से रिलीज ना हो रहे हो, ये भी रीज़न हो सकता है। तो इन सब की वजह से आपको क्या हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है। चलिए अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक डायग्राम गिवन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। लिखा है रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम,
व्हाट इज एक्स हेयर एंड व्हाट इट्स फंक्शन। ठीक है, एक तरकीब तो ये है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आप पता है जी मैम एक्स क्या है। एक्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी है जो आपको पता वही क्वेश्चन आंसर में पूछा हो। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। क्या ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रहा है? पहले बात तो इसको देख लेते हैं मैम, ये है क्या। मेरे हिसाब से बच्चों ये है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या फिर हो सकता है मैम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला हो। देखते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, स्टमक नहीं मैम, स्टमक तो नहीं है, बट ऑब्वियस नहीं है स्टमक, तो ये रहा मैम। अपेंडिक्स, हाँ ये ठीक है, हमने ठीक ढूंढा है। मतलब हैज नो स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, इसका मतलब ये क्या है, वेस्टिजियल है। ऐसे कोई ऑर्गन नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इट्स ओके, बट नहीं भी होंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। रेक्टम भी नहीं है, रेक्टम तो मैम उधर प्रेजेंट है, यहाँ पे कहीं पे रेक्टम होगा, दिस इज रेक्टम। ठीक है, तो वो रेक्टम भी नहीं है, तो आंसर मस्ट बी अपेंडिक्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं आगे। बोल रहा है एक छोटा सा बेबी बॉय है, वो 2 साल का है, वो प्ले स्कूल में गया और डेंटल चेकअप हुआ उसका। डेंटिस्ट ने बताया कि जो बेबी बॉय है उसके 20 दांत हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से दांत एब्सेंट है। बच्चे से नहीं पूछ रहा, उसको नहीं पता है, तुमसे पूछा जा रहा है, तुमने पढ़ा है अभी कि नायन नहीं है, प्रीमोलर नहीं है, कि मोलर नहीं है, इंसीजर्स नहीं है। बताओ, सोचो और बताओ। कनायन तो है मैम, होते हैं बचपन में भी, प्रीमोलर्स भी, इंसीजर्स भी होते हैं, मोलर्स भी होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और यही आपका राइट आंसर है। प्रीमोलर्स बचपन में नहीं होते हैं, बड़े होने के बाद हमें दिखते हैं। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। यानी मैम पैनक्रियाज और जो हमारा लिवर था, उन दोनों की डक्ट को हम हेपेटोपैनक्रियाटिक बोल रहे थे। उस डक्ट की ओपनिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम क्या है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सी शेप पार्ट ऑफ योर, यहाँ से बाइल डक्ट आया, यहाँ से कॉमन जा रहा है, इधर इधर कोई स्फिंक्टर है या कुछ गार्ड कर रहा है, उसका नाम इन्होंने हमसे पूछा है। तो वो पाइलोरिक तो नहीं है, पाइलोरिक तो मैम स्टमक में था, हमें याद है। ठीक है, सेमिलूनर वॉल्व मैं बताऊंगी आपको, ये हार्ट में होते हैं बच्चा। इलियोसिकल वॉल्व मैम, इलियो मतलब इलियम, सीकल मतलब सीकम, तो ये तो मैम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो गलत बात है। तो ये क्या है बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ वुडाई है। फाइन, 2 तरीके होते हैं, या तो आपको आंसर पता हो, नहीं पता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, वो एक अच्छी तरकीब होती है। ओके, स्टमक में एसियल सिक्रेटिंग सेल्स आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए। जो भी हमने नाम पढ़े ना, 2-2 नाम, वो सारे आपको याद होने चाहिए बेटा। पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल, या फिर पराइटल सेल। पेप्टिक सेल्स क्या निकालते हैं? पेप्सिन। पराइटल या ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालते हैं बच्चों? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी डेंटिशन in human differ from permanent dentition in not having one of the following type of teeth। प्राइमरी मतलब बचपन के दांतों में, और जो परमानेंट आपके टीथ हैं उनमें क्या चीज डिफर करती है बेसिकली। तो अगेन आपका आंसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, द थिंग विच इज डिफरिंग इज प्रीमोलर। तो ये तो बहुत इजी होता जा रहा है, प्रीमोलर ही सारे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा हमें? चलो आगे देखते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन, ये देख के हमें डर लगेगा, हम लोग अरे भाई क्या पूछ लिया है ना। पढ़ो एक क्वेश्चन को, इसको। इफेक्ट ऑफ सम कंपाउंड प्रेजेंट इन पार्शली डाइजेस्टेड फूड ऑन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन इज डिपिक्टेड इन द बार ग्राफ 1, 2, 3। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुछ कंपाउंड्स हैं, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है,
पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस यहाँ डिपिक्ट की गई हैं, क्या क्या रिलीज हुआ होगा किस टाइम पे। यानी मैम आप ये बोल रहे हो इस क्वेश्चन में, सिंपली सी एक बात पूछी जा रही है आपसे, सिंपल सी, कि आपका जो फूड है ड्यूडेनम में आ गया है ना, लिवर ने सिक्रीशन कर दी होगी, अब पैनक्रियाज की सिक्रीशन करनी है, तो ये पैनक्रियाज की सिक्रीशंस है। अब मुझे बताओ कि पैनक्रियाज क्या क्या सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो हैं, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, ये लेवल ऑफ एंजाइम्स है एंड ये लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब जो भी आपका फूड आया है उसको पूछ रहा है कि कंपाउंड्स 1 2 3 क्या हैं। अगर ये आपके पैनक्रियाज के सिक्रीशन का ग्राफ है तो ये 1 2 3 क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बढ़ा हुआ है बच्चों, बाइकार्बोनेट। पहले में देखो यहाँ बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, एंजाइम उतना बढ़ा हुआ नहीं है। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहा है मैम, बेसिक बना रहा है आपके मीडियम को। यानी मीडियम क्या होना चाहिए, 1 मस्ट बी एसिडिक ना, तभी तो बाइकार्बोनेट बढ़ा, तो मैम एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन शायद हमें हटा देना चाहिए, इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। 2 में देखो बाइकार्बोनेट अभी ठीक है, आपका एंजाइम्स बढ़ा हुआ है। एंजाइम किस पे एक्ट करेगा मैम, या तो मैम प्रोटीन पे कर रहा होगा, या फैट पे कर रहा होगा मैम, या कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि मैम पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में तो तीनों चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे मैम फैट दिया हुआ है दोनों में, चलो जी दोनों में फैट है। अब तीसरा डिसाइडिंग फैक्टर है, वो बताएगा आपको मैं क्या हूँ। तीसरे में भी हम क्या देख रहे हैं कि मैम एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ है अगेन, तो एंजाइम फॉर श्योर किसी पार्शियल प्रोडक्ट पे ही एक्ट कर रहा होगा, तो वो सॉल्ट तो नहीं हो सकता है ना। तो वो क्या है आपका पेप्टोन, द प्रोटीन पार्ट। तो द आंसर मस्ट बी 3। क्या ये क्वेश्चन समझ आया हमें? कैसा डिफिकल्ट लग रहा था और कितना इजी निकला, है ना। आगे चलते हैं। ये भी अगेन कुछ ग्राफ दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो। ए एंड बी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और इधर पीएच गिवन है। दिस इज पीएच एंड दिस इज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कह रहा है ए एंड बी इन द गिवन ग्राफ आर द एक्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा है ऑफ 2 एंजाइम्स। मतलब 2 एंजाइम्स जब एक्ट कर रहे हैं उनका हमने कुछ ग्राफ बनाया है, देखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी क्या है, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या है। आई विल गिव यू सम टाइम, आप सोचें और दिमाग लगा के बताएं क्या है। क्या ए अमाइलेज है, पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, या फिर बी ट्रिप्सिन है, बी ट्रिप्सिन है, रेनिन है, या अमाइलेज है। सोचो और बताओ, टेक योर टाइम। ध्यान से देखो, पहले ए कब पीक पे जा रहा है, जब पीएच शायद मैम कैसा है, एसिडिक है। बी कब पीक पे जा रहा है मैम, जब आपका पीएच क्या है बच्चों, बेसिक है ना। अब लगाओ दिमाग, एसिडिक है तो अमाइलेज होगा, या पेप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, कि आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होगा। अगर ये आपको पता है कि मैम पेप्सिन होगा तो फिर तो हो गया आंसर, फिर तो आ गया आपका आंसर, आ गया बी, ठीक है। फिर तो हमारा आंसर फट से आ गया बी। अगर ये पेप्सिन है तो ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन हमारे पैनक्रियाटिक जूस का रिलीज होने वाला एक एंजाइम है जो आपका बेसिक लेवल पे एक्ट करता है। तो अपना काम हो गया है, हमें आंसर मिल गया है बड़ी ही आसानी से। एक बार देखो इस क्वेश्चन को, क्या ये डिफिकल्ट नजर आ रहा था, आ तो रहा था पर है तो इजी, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलो पूछ रहा है सक्का सेंटेरिकस इज रेफर टू एस। देखो ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर तो गया कुछ, है ना। सक्का सेंटेरिकस किसको बोलते हैं हम, इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं, हमने पढ़ा था। काइम क्या है बच्चों,
मैम काइम है जब आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया है विद योर फूड। अच्छा, वन मोर थिंग हेयर, हम सोच रहे होंगे मैम सलाइवरी अमाइलेज जब रिलीज हुआ था माउथ में तो वो काम क्यों नहीं कर रहा जब वो स्टमक में पहुंच गया? तो वो एंजाइम काम करता है लो पीएच पे, यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक पीएच है। बहुत ज़्यादा पीएच में जब वेरिएशन लाओगे तो एंजाइम विल नॉट गोइंग टू एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम करना बंद कर देता है जैसे स्टमक में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अमाइलेज अगर वहाँ आ गया तो मैम काम करेगा, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क समहाउ, वो काम नहीं करेगा क्योंकि पहली बात तो जो भी कंडीशंस है वो उसके अप्रोक्सीमेट नहीं है। पैनक्रियाटिक जूस नहीं भैया, पैनक्रियाटिक जूस गैस्ट्रिक जूस भी नहीं। तो काइम क्या होता है जब आपका जितना भी आपका गैस्ट्रिक जूस है प्लस आपका जो फूड बोलस की फॉर्म में आया था वो मिक्स हो जाता है, उस मिक्स्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? काइम बोलते हैं। ठीक है। अब है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो ये 2010 का एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू आपका डाइजेशन था। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस हैविंग एंजाइम टू डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल इज सिक्रेटेड बाय, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पढ़ो एक बार, समझो पहले थोड़ा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, देखो, सोचो, बताओ। बोल रहा है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ऐसा डाइजेस्टिव जूस बताओ जो कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब जिसमें सारे एंजाइम हो जो सारे टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर दे? सिक्रीट होते हैं और उसको डाइजेस्ट कर दे बेसिकली। तो क्या सलाइवरी ग्लैंड है बच्चों? खुद सोचो, बताओ। नहीं मैम वो तो माइलेज रिलीज करता है, स्टार्च पे एक्ट करेगा, नहीं है, हटा दो इसको। क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड है? मैम नो, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो सिर्फ प्रोटीन पे एक्ट कर रहा था, ये भी नहीं है। अब सलाइवरी ग्लैंड जब ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला क्यों होगा? सिंपल है ना। तो बचा क्या? पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यही दोनों ग्लैंड बेसिकली सारी चीज़ें रिलीज करते हैं जो आपका हर एक पोर्शन ऑफ योर फूड जो आपको डाइजेस्ट करना है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि सबसे पहले कंप्लीट फूड का डाइजेशन किसने किया? तो हम बोलते हैं पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, हम लगा देते हैं क्वेश्चन आंसर में भी, बट पहली बार अगर किसने किया तो वो कौन था? आपका पैनक्रियाज था। ठीक है, पहली बार कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड किसने किया? पैनक्रियाज ने किया है। फाइन, नेक्स्ट चलो। दिस इज ऑल्सो एन ECGS क्वेश्चन, द फीचर इंडिकेटिंग ओमनीवोरस नेचर ऑफ मैन। अच्छा, वन मोर थिंग, जो आपके इंसीजर्स होते हैं ना वो आपको ऐसे कटिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और टीयरिंग में, फाड़ने में हेल्प करते हैं आपके कैनाइन्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स दोनों चबाने में आपकी हेल्प करते हैं, बेसिकली फूड को अच्छे से चबाने में आपकी मदद करते हैं, चूइंग में बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं। तो ओमनीवोरस क्या फीचर है ये बताओ पहले तो। ओमनीवोरस का मैम मतलब है कि आप हर्बीवोर भी हो प्लस कार्निवोर भी हो। अच्छा, वन मोर थिंग, आपके एलिमेंट्री कैनाल का साइज या लेंथ बहुत ज़्यादा होती है हर्बीवोर में, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है टू डाइजेस्ट फूड, क्योंकि उसमें सेलुलेज भी होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलेज एंजाइम को थोड़ा टाइम, मतलब बेसिकली हर्बीवोर्स को ज़्यादा टाइम चाहिए फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, जो घास खा रहे हैं वो। कार्निवोर की वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कार्निवोर में सबसे छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैम उतना डाइजेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जो खाना खाया है वो ऑलरेडी किसी फ्लैश है किसी और ऑर्गेनिज्म का, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? डाइजेस्ट कर सकते हो। ओमनीवोर्स में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ज़्यादा बड़ी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। तो पूछ रहे हैं होमनीवोर करेक्टर बताओ नेचर ऑफ मैन, कौन से फीचर इंडिकेट कर रहे हैं? लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड वेस्टिजियल अपेंडिक्स। पहला पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ कनाइन एंड मोलर्स। हो सकता है ना, मोलर्स चबाने में काम कर रहे हैं, कनाइन टीयर में कर रहे हैं, तो ये तो कार्निवोर फंक्शन हो गया। चलो आगे देखते हैं, लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड वेस्टिजियल अपेंडिक्स। लॉन्ग इंटेस्टाइन ऐसा कुछ मतलब कोई फीचर नहीं है जो ओमनीवोर या कार्निवोर को डिफ्रेंशिएट करे। एबिलिटी टू टेस्ट सॉल्टी एंड स्वीट मटेरियल, वाह वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं है ना। स्पेशियस स्टमक एंड सीकम, बहुत स्पेशियस है, अच्छे से खाना खाओ, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। ये फीचर तो मतलब ठीक है, बट हर्बीवोर कार्निवोर को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ कैनाइन एंड मोलर विल डिफाइन दिस पर्टिकुलर फीचर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है। तो कनाइन टीयरिंग में हेल्प करता है, जो कार्निवोर में फंक्शन में हेल्प करेगा, कार्निवोरस फंक्शन में। एंड जो मोलर है वो हर्बीवोर, चबाने का काम कर रहे हैं। अ चाइल्ड हैविंग प्रोट्रूडिंग बेली, बल्जिंग आईज, थिन कर्व्ड लेग्स एंड पीलिंग स्किन, ये स्किन होगा, इज लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम क्वाशोरकर, मरासमस, रिकेट्स, जीरोथाल्मिया। So this must be क्वाशोरकर। आंसर इज क्वाशोरकर। मरासमस में पीलिंग स्किन नहीं है, प्रोट्रूडेड बेली नहीं है, पूरी बॉडी थिन है, प्रोटीन कैलोरीज दोनों की डिसीज है। वहीं पे प्रोटीन सिर्फ क्वाशोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से आपको दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, रिकेट्स क्या होता है, ये किस चीज की डेफिशिएंसी है, देखना इसको, किसकी डेफिशिएंसी है, कौन सा विटामिन है, क्या करता है। जीरोथाल्मिया क्या है, इसमें क्या होता है, ये भी आप चेक करना एक बार, ठीक है। तो कुछ जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनको देखना जरूर है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे हम, ऐसे कैसे मैम ने बोल दिया, हम तो नहीं देखेंगे। इन जनरल इनडाइजेशन एक्सपीरियंस बाय अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव होता है कि जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी उस पर्सन का क्या हो गया, लिवर वगैरह में कोई स्टोन फंस गया है। तो पूछ रहा है इंडाइजेशन जो होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, उसमें बेसिकली क्या हुआ होगा। तो कह रहा है द लैक ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड नहीं हो पाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, क्योंकि बेसिकली जो आपका लिवर है वो क्या कर गया है बच्चे, वो अपना सिक्रीशन नहीं दे रहा है। तो इनडाइजेशन हो सकता है मैम हो, क्योंकि इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा फैट का, तो सारा डाइजेशन नहीं हो पाएगा, हो सकता है भाई, ये तो है ना। नेक्स्ट बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस रिड्यूसिंग द रिटेंशन टाइम फॉर फूड। इनडाइजेशन का तो नहीं समझ आ रहा इतना कुछ, ठीक है, आगे देखो। द लो पीएच इन द इंटेस्टाइन इज नॉट सपोर्टिंग ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। लो पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, लो पीएच इंटेस्टाइन में कैसे होगा, पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है और लो पीएच होगा तो इंटेस्टाइन बर्न हो सकता है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, आपका नॉर्मल पीएच हो जाता है, उसको नलीफाई कर दिया जाता है विद द सिक्रीशन ऑफ योर लिवर एज वेल एज पैनक्रियाज, एंड वो बेसिक होता है। द डिफ्यूजन ऑफ बाइल पिगमेंट इन ब्लड सप्रेसिंग द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब डिफ्यूजन ऑफ बाइल पिगमेंट इज ओके, बट सप्रेस कैसे कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो गलत बात है। बाइल पिगमेंट डिफ्यूज हो सकता है, बिल्कुल होता है, एंड उसी को हम पीलिया जॉन्डिस बोलते हैं, डिफ्यूज होता है, बॉडी को येलो येलो कर देता है। बट अगर हम इनडाइजेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं, पेशेंट को हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, तो इनडाइजेशन का रीजन है कि मैम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन को लग रहा है कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है या मुझे इनडाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा देख लो, सारे PYQs है बच्चा ये, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। आई होप लेक्चर के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपको समझ आ रहा है कि ठीक है, उतना डिफिकल्ट हमें नहीं लग रहा है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा, है ना। इतना पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, तो होपफुली हम क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैपन्स और टेक प्लेस इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लो कितना आसान है, बताओ, है ना। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा, तो माउथ में होगा, हाँ होगा। क्या स्टमक में होगा, नहीं, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, हाँ मैम होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अलोन, नहीं, गलत बात है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है टूथ हो गया है डीके, ठीक है, तो पीएच कितना होना चाहिए, 7.5। देखो बेसिक पीएच तो काम नहीं करेगा, तो बेसिक पीएच को तो हटा दो, सबसे पहले न्यूट्रल को भी हटा दो। 6.5 हो सकता है, बट उससे भी ज़्यादा एसिडिक हमें गिवन है 5.5। तो इस एसिडिक पीएच पे आपका टूथ डिके करना चालू करता है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय योर बैक्टीरियाज विच यू आर गोइंग टू which you are giving them food, you are the one who is giving them food to nourish them, है ना, to decay your tooth by them। आप ही खुद उनको खाना दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं आओ
आओ बैक्टीरिया क्या करो आप, मेरे टूथ को डिके करो, क्योंकि मैं तो ब्रश नहीं करूँगी, है ना। हमने तो कसम खा लिया, ऐसे कैसे रात में ब्रश कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन PYQs, अब सारे PYQs है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट्स ओमनीवोरस फीडिंग ह्यूमन स्पीशीज। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स हर बार मैम हमें नहीं आते हैं या हमें पर्टिकुलर पार्ट नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट्स देखो सेम लगते हैं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल एज इट इज वही वाला है, प्रीमोलर और जो हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ कनाइन एज वेल एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, वही बात तो है, सेम ही बात तो पूछी गई है। तो देख लो सेम क्वेश्चंस पे सेम कॉन्सेप्ट पे कितनी बार क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर होंगे, हमारा माइंड एकदम क्लियर होगा, हम एप्लीकेशन अप्रोच ठीक लगा पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ओमनीवोरस चीज को ये कहीं से क्या नहीं कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई मैम। प्रेजेंस ऑफ अपोजिबल थंब नहीं, ये सब चीजें ओमनीवोरस थिंग को बेसिकली क्या नहीं कर रही है, उसको मैम ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रही है उस बात को। आपकी जस्टिफिकेशन आपको कहाँ मिल रही है, कैनाइन एज वेल एज प्रीमोलर्स में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या समझ आ रहा है हमें? एक स्मॉल पार्ट, एक पर्सन है, उसके एक स्मॉल पार्ट को एक्सरसाइज कर दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया है, तो पूछ रहा है क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या बेचारा वो खा पाएगा, है ना। क्या मतलब क्या चेंजेस आ जाएंगे बेसिकली उसकी लाइफ में। मैम उसको बहुत सारा खा जाना चाहिए बड़े इंटरवल में, सुबह बहुत सारा खा ले और शाम को बहुत सारा खा ले, मजा आ जाएगा, है ना। स्मॉल पोर्शन खाना चाहिए स्मॉल टाइम इंटरवल में, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एकदम नहीं खा सकता है, ठीक है। ईसोफेगस रिमूव हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या करना है, मतलब उसका पार्ट हटा है, तो बहुत ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा, तो थोड़े थोड़े टाइम में ज़्यादा खा सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पोर्शन एट अ लार्ज इंटरवल टाइम, थोड़ा खा रहे हो लार्ज टाइम दे रहे हो तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होंगी, तो ये बात तो गलत है। या फिर लिक्विड डाइट पे डाल दो बेचारे को, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। स्मॉल स्मॉल पोर्शन दो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में, ताकि मैम ज़्यादा उसके ईसोफेगस पे क्या ना पड़े, इम्पैक्ट भी ना हो, और उसकी जो न्यूट्रिशनल इनटेक है उसको भी हम डाइटरी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन IN जेसो का, जो आपका स्टेज 2 है, उसका एक क्वेश्चन है। ऐसे बहुत भरा पूरा हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में करना क्या है, देख के तो डर सा लग रहा है। पहले तो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के तो देखो कुछ है भी कि नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है मैम कि कुछ हो ही ना, ऐसे ही बस पैराग्राफ लिखा है, या कुछ ऐसा हो तो हमें समझ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ लो इसको एक बार, पढ़ो सारे बच्चे पढ़ो पहले, फिर देखते हैं। बोल रहा है सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफ्यूजिबल मेटाबोलाइट्स, डिफ्यूजिबल मतलब जो डिफ्यूज हो जाए, डिफ्यूज मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में उधर से ट्रांसफर, डिफ्यूज हो जाना, सिंपल। दैट कैन बी यूज बाय अदर माइक्रोब्स, ऐसा थोड़े तुमने बनाया तो तुम यूज करोगे, सब यूज करो, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ, फाइन। 3 such microorganisms were tested for their nutritional growth requirement growth। तो ये 3 है ऑर्गेनिज्म PQR, इन तीनों को हमने पकड़ा है और इनकी हम न्यूट्रिशनल ग्रोथ चेक कर रहे हैं कैसे होगी। डिफ्यूजिबल आइटम है, एक बना रहा है दूसरा यूज कर सकता है बेटा। 3 such microorganisms were tested for their nutritional और कंप्लीट, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज में लिखा है। एक ऐसे मीडिया में रखा है जहाँ पे क्या नहीं है, आपका न्यूट्रिशन नहीं है, और एक ऐसे मीडिया में जहाँ अच्छा खासा रिच मीडियम है। तो दो मीडिया में लिखा है, एक रिच मीडिया एक लेस मीडिया है, जहाँ पे मतलब न्यूट्रिशनल मीडिया कम है। ऑर्गेनिक कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन कम है। पहले वाले में न्यूट्रिशनल मीडिया कम है, कार्बन नाइट्रोजन नहीं है। दूसरे में रिच मीडिया है, कार्बन नाइट्रोजन भर भर के आपको मिलेगा। समझो, आप थोड़ा क्वेश्चन देखो, और ये 24 घंटे के बाद के आपकी क्या क्या है, हमने यहाँ पे क्या दिखाई है, अलग अलग चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं, ऐसा ऐसा ग्रोथ हमें दिखाई दिया है। अब बताओ P कौन है, Q कौन है और R कौन है?
देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इसके बारे में थोड़ा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा, दो चीजें तो बड़ा क्लियरली एक चीज नजर आ रही है हमें, क्या कि मैम ये जो क्यू और आर है ना, ये देखो इनमें बढ़िया डेंस ग्रोथ हुई है। कब? जब रिच मीडियम मिल गया है ना। जब रिच मीडियम मिला है तो एकदम भर के ग्रो करें मैम ये। और एक चीज अगर आप और देखो कि पी क्यू आर में पी और आर दोनों ग्रो कर रहे हैं लाइट में। डार्क में देखोगे तो पी तो ग्रो नहीं कर रहा है बट आर अभी भी ग्रो कर रहा है। तो लाइट में कोई ग्रो कर रहा है और डार्क में नहीं कर रहा, तो ये कौन है बच्चों? चलो अब थोड़ा सा देखते हैं, इजी करते हैं क्वेश्चन को, एकदम मक्खन कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। देखो बेटा, पी पे आते हैं पहले, है ना। यहाँ पे पी की ग्रोथ हो रही है, कब? लाइट में। यहाँ भी हो रही है क्या? हाँ मैम। ये है क्या है? ये इनका एसोसिएशन है, ये सब ना आपस में एक दूसरे को चीजें दे रहे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हो आप। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं समहाउ। यहाँ भी ग्रोथ हो रही है लाइट में। क्या यहाँ भी ग्रोथ हो रही है जब न्यूट्रिशन रिच मीडिया है? हो रही है पर उतनी नहीं है, ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है बट उतनी नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, ठीक है। डार्क में आ जाओ। डार्क में क्या हो रहा है मैम? यहाँ पे पी की तो ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है बट बहुत कम है, लेस ग्रोथ है। ये धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, डार्कनेस में भी यहाँ ज्यादा डार्क है, कम डार्क और थोड़ा सा डार्क, इस तरीके से चल रहा है। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे तो मैम लाइट है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी आउट ऑफ ऑल हमें क्या लग रहा है, क्योंकि डार्क में ये सिंथेसिस नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस कंपैरेटिवली कम है। तो क्या पी ऑटोट्रॉफ हो सकता है? हाँ, लग तो रहा है देख के कि हो सकता है। तो पी को थोड़ा सा मान लेते हैं कि मैम ये ऑटोट्रॉफ है, खुद खाना बना रहा है इसलिए लाइट पे डिपेंड कर रहा है। आर को देखते हैं। यहाँ भी मैम खाना खाया, यहाँ भी खाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैम ये तो हर जगह ग्रोथ कर रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी डेंस है, यहाँ पे थोड़ी आपकी लेस है, बट ग्रोथ तो हर जगह कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हेट्रोट्रॉफ रहा होगा फॉर श्योर, है ना। तो मैम ये है हेट्रोट्रॉफ, आर इज योर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ है आर, ठीक है। अब मैम आर ने डार्क में ग्रोथ कैसे करी? हेट्रोट्रॉफ तो वो हुआ ना जिसको न्यूट्रिशन चाहिए फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, चलो यहाँ पे तो पी ने बनाया होगा, मान लिया। यहाँ भी पी ने बनाया होगा, इसने ले लिया, मान लेते हैं पैरासाइट, इसने समहाउ गेन कर लिया न्यूट्रिशन। बट यहाँ पे कैसे गेन करा? क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसने जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट था उसमें से अपना जो भी थोड़ा बहुत इसको रिक्वायरमेंट थी उसका अपना खाना बनाया एंड अपनी ग्रोथ शो करी, कम करी पर करी, ठीक है। मान लेते हैं हेट्रोट्रॉफ है। अब आ जाओ क्यू पे। क्यू मैम देखो लाइट में तो यहाँ ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ डार्क में भी ग्रो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ रहा है यहाँ पे ही ग्रो कर रहा है ना। सो क्या ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है? हमें ये समझ आ रही है बात। लाइट पे कोई डिपेंडेंसी है? देखो यहाँ पे डार्क में भी थोड़ा सा ग्रो करा, यहाँ प्रॉपर पूरा ग्रोथ कर गया, लाइट में भी यहाँ नहीं करा मैम, यहाँ भी नहीं करा लाइट और डार्क में। तो ये तो मैम इसका तो अलग ही कुछ चल रहा है ना। ये तो लाइट में ग्रो नहीं कर रहा, डार्क में ग्रो नहीं कर रहा, और मैम कहीं पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वहाँ ग्रो कर रहा है या फिर न्यूट्रिशनल रिच मीडियम में ग्रो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? ये क्या हुआ इसका हिसाब से? इसके हिसाब से ये हुआ बच्चों कि लाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बेसिकली इसकी डिपेंडेंसी लाइट पे है ही नहीं। तो क्या ये हेट्रोट्रॉफ है? हो सकता है। या फिर क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है? हो सकता है। देखो अगर यहाँ पे इसको लाइट मीडियम में इसको केमिकल नहीं मिले, ये उतना ग्रोथ नहीं करा है, सॉल्ट मीडियम में, डार्क में भी नहीं करा है, यहाँ पे ग्रोथ क्यों हो गई? क्योंकि मैम ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में थे, इनसे थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन लेके, इससे थोड़े केमिकल लेके इसने अपनी ग्रोथ यहाँ पे कर ली। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पी ही ग्रो नहीं कर रहा था, तो क्यों थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन इसको हेट्रोट्रॉफ से मिला उससे थोड़ा बहुत इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और रिच मीडिया में तो मैम रिच मीडिया है ही, अपना खाना वो सिंथेसाइज कर ही लेगा। यानी मैम क्यू क्या हुआ यहाँ पे? मैम कीमो ऑटोट्रॉफ हुआ। तो आपका ऑप्शन अगर हम देखें
ऑटोट्रॉफ ठीक है, पी है। हेट्रोट्रॉफ क्यू है, आर भी हेट्रोट्रॉफ है। आगे देखते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ है एंड हेटेरोट्रॉफ है। ये बेटर है। अगर ये हेटेरोट्रॉफी था तो इसको यहाँ भी ग्रोथ करनी थी, यहाँ भी ग्रोथ करनी थी, थोड़ी बहुत ही करनी थी बट करनी थी, बट ऐसा कुछ हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या रहा होगा, आपका कीमो ऑटोट्रॉफ रहा होगा। पी कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है, कतई गलत है, सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसा हमें लग रहा था कि पता नहीं मैम कितना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछा है। थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का अगर इस्तेमाल करोगे ना पेपर में, मुझे नहीं लगता आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगना चाहिए, वो पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट लगना चाहिए। आपकी थोड़ी सी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज लग रहा है कि मैम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने पढ़ लिए हैं फिलहाल के लिए। सो आज की क्लास ही डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, हमने बहुत अच्छे चीज़ें सीखी। हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारे सीखे, कुछ नहीं बहुत सारे सीख लिए एक्चुअली। हमने क्वेश्चंस करे बहुत सारे, अच्छे क्वेश्चन करे, प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चन करे। इवन तो हमने INGS को क्वेश्चन भी करके देख लिया। हमें लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वेरी इजी है ना। थोड़ा सा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास प्रेजेंट है, तो आई डोंट थिंक सो दिस पेपर मस्ट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। इट विल गोइंग टू बी ईजी पीजी वन। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जितना पढ़ाया जा रहा है फिलहाल क्लास में उसको पढ़ो। ये पढ़ लिया, मैम ने पढ़ा दिया, हमारा हो गया, नहीं होता है ऐसे। आपको जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप कोई भी चीज़ गेन नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी कुछ गेन करने के लिए। थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं चलता है ना। तो थोड़ा सा पेन लो, है ना। नो पेन नो गेन आपने सुना भी है, तो पेन थोड़ा सा तो होगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आफ्टर दिस नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवाइज भी करने पड़ेंगे एंड चीज़ों को और समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड पढ़ते रहो एंड अच्छे से ग्रो करो, वेल ग्रो करो। बाय बाय, थैंक यू।